अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पे एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप लोगों को पता है कि मैं ये नहीं बोलती, पिछली 2 से 3 वीडियो में ये बोल चुकी हूँ क्योंकि इसकी अर्जेंट नीड है मुझे। मुझे ओनर ने एक टारगेट दिया है जिसे मैंने पूरा करना है और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोगों को मेरा पढ़ना पसंद है तो आई नो कि आप लोग मेरी मदद भी फिर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करें प्लीज़, प्लीज़, वरना मैं रिप्लेस हो जाऊँगी, मेरी जगह कोई और आ जाएगी, फिर मुझे आप लोगों को गुड बाय कहना पड़ेगा। ओके जी, नावल ये एक रिक्वेस्टेड नावल है जिसकी रिक्वेस्ट आई थी और मैंने ऐड की थी, तो उसको मैं रीड आउट करूँगी। आई होप कि आपको ये और मुझे ये नावल पसंद आए और अच्छा रहे। खैर, वीडियो को अगर आपने लाइक कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो कर दीजिए और नावल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नावल का नाम जानेंगे जिसका नाम है मुंतज़िर तेरी चाहतों की। नावल का नाम है मुंतज़िर तेरी चाहतों की, जिसे अभी से तहरीर किसने किया है? मोमना मुग़ल ने इसे तहरीर किया है और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको और मुझे दोनों को पसंद है। चलें नावल को रीड करने की तरफ बढ़ते हैं और इसका स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? चलें जी। शीशे के सामने फ़ातिमा मुसलसल 1 घंटे से बनाओ संघार करते हुए आईने के साथ बातें कर रही थी, जैसे बिछड़े हुए दोस्त। बेटा आप रेडी होगी? जी पापा। साथ फरखंदा बेगम भी कमरे में दाखिल होती है। वो कहती है कि 4 बज गए हैं, हमने आज ही एयरपोर्ट पहुंचना है। आपकी लाडली साहिबा ऐसे टाइम लगा रही है जैसे अगले साल हमने जाना है। फातिमा मुंह बसोड़ कर सिकंदर साहब के गले लगती है। मिस्टर सिकंदर, आपकी मिसेस जब देखे मुझे डांटती रहती है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। फरखंदा बेगम अपनी बेटी को देखती हैं जो बाप के सामने मुसलसल अपनी माँ को इग्नोर कर रही है, हमेशा की तरह। फरखंदा बेगम कमरे से किचन का रुख करती है। पापा, लगता है आपकी मिसेस नाराज़ हो गई हैं, चलो मैं मना कराती हूँ। ये कहकर फातिमा मिसेस सिकंदर को आवाज़ें देती कमरे से निकलती है। पीछे सिकंदर साहब के चेहरे में एक मुस्कुराहट उभरती है। जैसे फातिमा किचन में दाखिल हुई, मज़ेदार खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। फरखंदा बेगम कुर्सी में बैठकर सलाद बनाने में मसरूफ़ थी। जब पीछे से फातिमा इनके गले में बाहें डालती हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है जिसको वो कमाल महारत से छुपा लेती है। मामा, आप नाराज़ हैं? किचन में मौजूद हर बर्तन का ढक्कन उठाकर मज़ेदार पकवान का तफसीली जायज़ा लेते हुए पूछती है। ताई जान, ये देख लें मामा को, मुझसे ज़रा प्यार नहीं करती और अपने लाडले के आने की खुशी में इतनी सब चीज़ों का एहतमाम। मैं जब किसी चीज़ की फरमाइश करूँ तो कहती हैं खुद बना लो। इतनी गंदियाँ होंदियां अम्मियाँ, मेरी माँ भी इतनी गंदी है। वैसे मम्मा के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। अपने लाडले की पसंद की हर चीज़ उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। फरखंदा बेगम कहती है कि ये जो मेरा लाडला है वो सारा दिन तुम्हारी तरह मेरी आंखों के सामने नहीं रहता। आज पूरे 5 साल बाद अपने वतन लौट रहा है, तो ये बात है जब मैं भी चली जाऊंगी आपसे दूर, फिर आपको मेरी कदर होगी। किस्मत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जाने किस्मत को क्या मंजूर था। कायमदीन मशहूर बिजनेसमैन थे। ज़िंदगी की हर आसाइश इनको मैसर थी। इनकी शादी सकीना बीबी से हुई थी जो रिश्ते में इनकी खालाजाद थी। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। बड़ा बेटा साबिर, जिन्होंने ख़ानदान से बाहर शादी की थी निक्कत बेगम से। निक्कत खुश शक्ल और आला मिजाज की बीवी और बहू साबित हुई और सकीना बीबी के हर अंदेशों को गलत साबित किया। सकीना बीबी के जाने के बाद सब घर के इस घर के हर फर्द को प्यारा और मोहब्बत की लड़ी में परोए रखा। प्यार और मोहब्बत की थी। साबिर को अल्लाह ताला ने 2 बेटों 2 बेटियों से नवाजा। दूसरा बेटा सिकंदर, जिन्होंने अपने बाप की पसंद से फरखंदा बेगम से शादी की, अल्लाह ताला ने इनको 1 बेटे से नवाजा। कायमदीन की इकलौती बेटी कलसूम, जिसकी शादी इनके चाचाजाद से हुई, इनका 1 बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। यूँ कायमदीन का घराना मुकम्मल और खुशबाश था। बाबा तेज़ ड्राइविंग करें, लैंडिंग से पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं हादी भाई से पूरे 5 साल बाद मिलूंगी, मुझे सब्र नहीं हो रहा। काश कहीं से मुझे पर मिल जाए, मैं उड़कर हादी भाई के पास पहुंच जाऊं। कायमदीन का अपनी पोती की बात सुनकर कहका लगा, दादा जान, अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है जो आप हंस रहे हैं? जब हम छोटे होते थे ना, कोई भी कार्टून देखते थे तो हम जब मतलब कार्टून ख़त्म हो जाने तो यही सोचते थे कि बाद में कार्टून की तरह लाइक बेन 10 देख लें और ये सोचना हकीकत में कि लो भाई बोझ मिल जाए और ऐसे एलियन में तब्दील हो जाए, फलाना पता नहीं क्या क्या। अब सोच के मुझे हंसी आती है जैसे दादा जान हंस रहे हैं।
मेरी हर बात पर आप ऐसे ही हंसते हैं जैसे मैं कोई जोकर हूँ। नहीं, आप जोकर नहीं, चिड़ियाघर की बंदरी हैं जो गलती से हमारे घर पैदा हो गई है। फातिमा की बात का जवाब इसकी कज़न किंजा ने दिया। किंजा की बात सुनकर फातिमा ने गुस्से का इजहार किया। किंजा आपा, मैं आपको भी देख लूंगी। गाड़ी एयरपोर्ट में पहुंची। सब बेसब्री से हादी के मुंतजिर थे। आज इनके घर की रौनक हमेशा हमेशा के लिए लौट रही थी। सिकंदर साहब मुतलाशी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। फरखंदा बेगम की कैफियत भी इनसे कम ना थी। सामने भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा नमदार हुआ, वो चेहरा जिसको वो पूरे 5 साल बाद देख रहे थे। दादाजान को सलाम और गले मिलने के बाद सिकंदर साहब की तरफ मतवज्जा हुआ, जिन्होंने ढेरों मुस्कुराहटों से अपने जान के टुकड़े का इस्तकबाल किया, दोनों बगलगीर हो के। फरखंदा बेगम नम आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थी। मामा जब गया था तब भी आंसू और अब भी। माँ का माथा चूमकर इनके गले लगा, किंजा को सलाम किया, फिर अपनी लाडली की तरफ मतवज्जा हुआ जिसने फुल नाराजगी का इजहार किया। हादी ने जब बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल करने की बात की थी तो कायमदीन के घराना में सख्ता छा गया था। हादी की जिद के आगे सब लोगों ने हथियार डाल दिए, सवाए एक शख्स के, हादी की जिद्दी बहन। इसकी जिद्दी तबीयत की वजह कायमदीन में हर शख्स था। छोटी और लाडली होने का हर वक्त नाजायज़ फ़ायदा उठाती, बाकी का सरहदी और रेहान पूरी कर देते थे। जाते वक्त एयरपोर्ट छोड़ने भी ना आई बाबा भाई को कहना इसकी कोई बहन नहीं है। हादी को पता था वो नाराज़ है, मगर वो बाद में मान जाएगी। इन दोनों का रिश्ता ऐसा था जैसे टॉम एंड जेरी, हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जब फातिमा कोई कारनामा अंजाम देती तो हादी दीवार की तरह इसके सामने खड़ा हो जाता। गलती फातिमा की ही क्यों ना हो, मगर हादी सामने वाले को कसूरवार ठहराने का खूब हुनर रखता था। ऐसा भाई सिर्फ नावलों में मिलता है। फातिमा गुस्से में गाड़ी में बैठ गई। सब हैरान परेशान इसको देख रहे थे। मामा, मैं इसको मना कर लाता हूँ, आप ड्राइवर के साथ दूसरी कार में आ जाए। सिकंदर साहब हिदायत करना ना भूले, जल्दी आ जाना। जी पापा। लगता है कि आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है किसी का। फातिमा बस करो। आधे रास्ते से वो हादी की तरफ मतवज्जा ना हुई। हादी ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के आगे रोकी। आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। वो जानता था आइसक्रीम इसकी कमजोरी थी। जब वो हादी से नाराज होती तो इसकी जेब खत्म करवा कर दम लेती। आइसक्रीम खिलाने के बाद हादी ने फातिमा को एक चेक दिया। इसमें जितनी भी रकम लिखनी है लिखो, सुबह शॉपिंग में चली जाना। इस पर किसी बात का कोई असर ना हुआ। देखो भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप मुझे रिश्वत ना दें। जिस पर हादी का जोरदार कहका लगा, फिर हाथों को कानों की जानिब लेकर लब से सॉरी कहा। नो, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। हादी ने गाड़ी में ऊंची ऊंची आवाज़ में सॉरी कहना शुरू कर दिया। विंडो नीचे होने की वजह से बाहर के लोग इनकी तरफ मतवज्जा हुए। भाई ये क्या कर रहे हैं? जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा, सिर्फ एक शर्त में। कौन सी शर्त? वक्त आने पर बताऊँगी, मुझे हर शर्त मंजूर है। जैसे गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, फरखंदा बेगम ने नूरी से खाना लगाने का कहा। दोनों को यूं खुशबाश देकर बेसाख्ता माशाल्लाह कहा और हमेशा दोनों की खुशी की दुआ की। निखत बेगम ने मुस्कुराकर आमीन कहा। यह पागल लड़की इन्हें दिलो जान से अजीज थी। उन्होंने आगे बहुत कुछ सोचा हुआ था, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। साबर साहब के बड़े फर्जंद रेहान जो खुशबाश तबीयत का मालिक था, बाप का बिजनेस संभालते। इससे छोटी निमरा जो पढ़ाई मुकम्मल करके घर के कामों में मसरूफ रहती और ज़्यादा टाइम किचन में मौजूद रहती। दूसरी बेटी किंजा जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। इनका छोटा बेटा उमर जो सबसे मुख्तलिफ मिजाज का मालिक था। गुस्सा हर वक्त इसकी नाक में रहता, किसी से हंस कर बात करना इसके मिजाज का हिस्सा ना था। एक होता है ऐसा पूरे ख़ानदान में खड़ूस। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबने मशवरा किया कि रेहान की तरह बाप का बिजनेस संभाले, पर उमर ही क्या जो आराम से किसी की बात माने। इसे अपने दम में कुछ करना था, इसलिए इस्लामाबाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। घर वालों की मुखालफत के बावजूद वो अपनी बात में डटा रहा। उमर को अपनी बात मनवाने का हुनर खूब अच्छे से आता था। वो घर वालों को इसकी बात मानना पड़ी। रेहान भाई जो कब से हादी के मुंतजिर थे, मीटिंग की वजह से वो हादी को एयरपोर्ट लेने ना जा सके। रेहान कॉल सुनने में बिजी था जब हादी की आवाज़ ने इससे अपनी तरफ मतवज्जा किया। रेहान कॉल पर खुदा हाफिज कहकर हादी से मिला। नूरी ने दोनों को खाना लगने की इतला दी। डाइनिंग टेबल में सब मौजूद थे। हादी फातिमा के साथ वाली कुर्सी में बैठा। फातिमा जो खाने के साथ इंसाफ कर रही थी, तेजी से खा रही थी। फातिमा आराम से खाओ। मामा, आपको मेरी हर बात पे ही एतराज़ होता है। मेरी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। तुम में जब कोई अच्छी बात ही नहीं है तो मुझे कैसे अच्छी लगेगी? उन्होंने सर झटका। पापा, लगता है कि मैं मिसिस सिकंदर की बेटी नहीं हूँ। सच में तुम चाची की बेटी नहीं हो। हुआ कुछ यूँ था कि हमने तुम्हें सड़क से उठाया था। हादी ने भी रेहान का साथ दिया था। फातिमा ने रोंदी शक्ल बनाई जिसमें निखत बेगम ने इन दोनों को डांटा। मुस्कुराते मुस्कुराते सब खाना खा रहे थे। रेहान, उमर का फ़ोन आए तो इसको इतला कर देना कि इतवार को फूफो निमरा की शादी की डेट फिक्स करने आ रही है।
तो इसका मौजूद होना लाजमी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जी दादाजी। उमर का नाम सुनकर फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई जो फरखंदा बेगम से छुप ना सकी। इन्हें वो दिन याद आ गया जब शादी करके इस घराने का हिस्सा बनी थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से नवाजा। फातिमा इनकी वो औलाद थी जिसको उन्होंने और सिकंदर साहब ने रो रो कर तहज्जुद की दुआओं में मांगा कि एक बेटी से इनकी फैमिली मुकम्मल हो जाए। हादी के 10 साल बाद पैदा हुई। फातिमा की पैदाइश में घर में खुशी का समा था। फरखंदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। हादी की तो वो गुड़िया थी। वो जानती थी कि फातिमा उमर को पसंद करती है। सबसे खुशी की बात यह थी कि वह सारी उम्र इनकी नज़रों के सामने ही रहेगी। इनमें इतना हौसला नहीं था कि वह इसको अपने से दूर करे। किस्मत कुछ और ही मंसूबा बना रही थी। पता नहीं किसके हिस्से जाएगी। जब भी ऐसा लिखा होता है तो मुझे तो डर ही लगने लग जाता है, लास्ट में कोई गड़बड़ होने वाली है। जिसके आगे सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। रात के खाने के बाद सब चाय पीकर अपने अपने कमरों में चले गए। फातिमा को नींद नहीं आ रही थी। वो छत में टहलने के लिए चली गई। हादी जो मसलसल अपनी लाडली को देख रहा था, जो होश की दुनिया से बेखबर किसी सोच में गुम थी, जिसको हादी की मौजूदगी का भी पता ना चला और किसने इसे डराया है। भाई आपने तो मुझे डरा दिया। किसके नाम पर बड़ा मुस्कुराया जा रहा है? अपनी आंखों का इलाज करवाए, लगता है खराब हो गई है। निमरा आपी की शादी पर मैंने बहुत शॉपिंग करनी है। हाथ आगे बढ़ाकर चेक मांगती है। कौन सा चेक? जो आपने मुझे दिया था। मेरे ख्याल से तुम रिश्वत नहीं लेती। भाई अच्छा बाबा, जब जाना होगा तो ले लेना। भाई वैसे किंजा आपी के बारे में क्या ख्याल है? हादी को मुस्कुराता छोड़कर रफू चक्कर हो जाती है। निमरा और किंजा हसाबे मामूल किचन में दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। बाकी सभी अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ थे। सब एक जान और जो दुनिया जहान से बेखबर सुकून से सो रही थी, जिसको कोई काम से लेना देना ही ना था। और यकीनन मैं होंगी। बेटा उठ जाओ, 12 बज गए हैं। सुबह से इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ। तुम्हारी फुप्पो वगैरह भी पहुँचते होंगे और तुम नवाबजादी को किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। सामने वाले वजूद में हल्की सी जिनबिश भी पैदा ना हुई। फरखंदा बेगम सर झटक कर रह गई। मोबाइल की रिंगटोन से इसकी आंख खुली। कॉलिंग में हादी का नाम जगमगा रहा था। मोबाइल कान से लगाकर हेलो कहा। आगे से आवाज़ आई, हेलो नहीं अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा तशरीफ़ का टोकरा ले आए, वरना फरखंदा बेगम आपकी जान ले लेगी। काल बंद करके फ्रेश होने चली जाती है। हाल में सब मौजूद थे, लेकिन इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वो नहीं आए, शादी पर आएंगे, किंजा इसके कान में कहती है। वो जल्दी से खुद को संभालती है और कहती है, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगी? इधर भी कुछ प्रेजेंट में कुछ पास्ट में लिखा गया है, लेकिन फिर भी फिक्र दुरुस्त है और थोड़ा सा ये प्रेजेंट में तो टॉलरेट है। वैसे कोई बहुत प्यार से आपके चेहरे का तवाफ करा है, ज़रा आप वहाँ नज़र घुमाएं। ये कहकर फातिमा चली जाती है। सामने हादी किंजा को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा होता है। किंजा नज़रों का जाविया बदलकर किचन का रुख करती है। निमरा और इब्राहिम की शादी की डेट फिक्स होने के साथ ही कायमदीन रेहान और जोया की रुखसती की डेट भी फाइनल कर देते हैं। जोया रेहान की खालाजाद थी। 4 महीने पहले इनका निकाह हुआ था। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। फातिमा उमर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मॉल में 3 घंटे चक्कर लगाने के बाद फातिमा को कोई चीज़ पसंद ना आई। किंजा चाची जान आए, कैफ़े चलते हैं, कुछ खा पी लें। कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर देते हैं। फरखंदा बेगम फातिमा को डांट रही होती है कि 3 घंटे से हम घूम रहे हैं और तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। शादी में 3 दिन कम रह गए और तुम्हारी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई। जिनकी शादी है उन्होंने तो इतना तंग नहीं किया जितना तुम कर रही हो। अल्लाह अल्लाह करके फातिमा की शॉपिंग मुकम्मल होती है। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। आज सुबह उमर ने अपने आने की इतला दी। वो कुछ महीनों से अब्रॉड गया हुआ था। फातिमा ने पूरी अलमारी के कपड़े बेड में फैलाए हुए थे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ड्रेस का इंतखाब करे। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल में, तो मैरिड खवातीन बता सकती हैं। फिर इतनी सोचो विचार करके काले रंग का ड्रेस उठाया और फ्रेश होने चली गई। किंसा जो फातिमा को बुलाने आई थी, इसको ना पाकर सारे कपड़े अलमारी में सेट किए। इसका इंतज़ार करने के लिए वो वही रुक गई। आई थिंक वाओ, क्या क़यामत ढा रही हो। किसको कत्ल करने का इरादा है? जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं चलती हूँ। संगार में इसके सामने खड़े होकर अपना तफसीली जायज़ा लेती है। काजल से अपनी आंखों को और पुरकशिश बना रही थी। हसीन तो बेतहाशा थी, मगर बगैर मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। 80 डैना लग दियाँ। कोई हाल नहीं, ना मेकअप करने आता है, ना मेकअप में खूबसूरत लगते हैं, ना वैसे। ये कहना चाह रहे हैं नावल वाले हमें। कोई ऐसी हीरोइन ही होगी जिसे लिखा हो कि वो एवरेज लगती है। भाई इंतज़ार करें, जल्दी आ जाओ। किंजा हाल में ऊंची ऊंची फातिमा को आवाज़ें दे रही थी। अच्छा बाबा आ गई। तुम लोगों को तो सब्र ही नहीं है, तैयार भी नहीं होने देते। वैसे मेरी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत लग रही है। रेहान भाई ने अपना हिस्सा डालना फ़र्ज समझा। यार जल्दी करो, लेट हो रहा है। हादी की भी एंट्री हो। भाई आप तो ऐसे तैयार हुए हैं जैसे हम आपका रिश्ता देखने जा रहे हैं। हादी ने फातिमा को घूरा। रेहान हादी के साथ अगली नशिस्त में।
फातिमा और जोया निमरा पीछे बैठी। उमर के मना करने के बावजूद ये सब इसे रिसीव करने जा रहे थे। फातिमा के लिए एयरपोर्ट का सफर ऐसे था जैसे मीलों का हो। आधे घंटे का सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंडो से बाहर के मनासिर देख रही थी, जबकि दिलो दिमाग का मरकज एक शख्स था। कार एयरपोर्ट के सामने रुकी। बाहर उमर पहले ही इनका इंतजार कर रहा था। आप लोगों से कहा भी था मैंने, मैं खुद आ जाऊंगा। देखो 10 मिनटों से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट से आई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उमर की शान में गुस्ताखी हो गई है कि उमर ने हम सबका इंतजार किया। हादी बोला, उमर आज तुम्हारे चेहरे में कुछ ज्यादा ही मुस्कुराहट नहीं आ गई? सब ठीक? किंजा ने हिस्सा डाला। इतने सब लोग मुझे लेने आए हैं, बाकी को क्यों घर छोड़ा है? उमर रेहान हादी से बगलगीर हुआ था। फातिमा को किसी बात से कोई गर्ज नहीं था। वो उमर के हर नकूश को देख रही थी। पहले से वो कितना बदल गया था। इसकी आवाज़ इसने इतने लंबे अरसे बाद सुनी थी। उमर ने अपने साथ मौजूद लड़की का तारुफ करवाया। शी इज़ माई वाइफ। पै क्या पंगा, लाला भी बंदा जुत्ती मारे चंगा रख के। क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये तो शौक लगा पढ़ते पढ़ते। ये जुमला सुनकर वहां मौजूद हर शख्स पर सक्तातारी हो गया। उमर ये कैसा मजाक है? रेहान उमर का कंधा थाम कर बोला, भाई ये मजाक नहीं हकीकत है। इमरजेंसी हो गई थी, वरना आप सबको निकाह में बुलाने का पक्का इरादा था। उमर बात हंसी में टाल देता है। फातिमा को सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। इसकी सुनने की समाअत बेबस हो गई थी। इसको अपने कानों में यकीन नहीं आ रहा था। कानों पर आई थिंक ऐसा लग रहा था जैसे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। आंसू का गोला बामुश्किल इसने हलक में उतारा। दिल धड़कना भूल गया था। किंजा ने फातिमा का हाथ थामा जो सर्द पड़ गए थे। हादी ने खामोशी तोड़ी, भाई आप सब चलें, मैं और फातिमा कैब करवा कर आ जाते हैं। फातिमा की हालत किसी से भी छुपी ना थी सिवाय एक शख्स के। हादी ने फातिमा को सहारा देकर पास बेंच में बिठाया। भाई घर चले। फातिमा भाई प्लीज। इसके सारे अल्फाज दम तोड़ गए थे। वो कैसे अपनी बहन को तसल्ली दे। कैब करवा कर घर का रुख किया। गाड़ी पोर्च में रुकी हाल में सब मुंतजिर थे। उमर अपने माँ बाप के गले लगता है। ढेरों प्यार और दुआओं ने इसका इस्तकबाल किया। साथ अनजान लड़की को देखकर हजारों सवाल वहाँ हर शख्स के जहन में आए, जिसको सबने गलतफहमी कहकर जुटला दिया। भाई गलतफहमी नहीं, खुशफहमी नहीं, सही फहमी है। फरखंदा बेगम को अपने दिल में आने वाले तूफान का खतरा महसूस हो रहा था। किसी के सवाल पूछने से पहले उमर ने खुद तारीफ करवा दिया, शी इज़ माई वाइफ। सबको इस जुमले में यकीन नहीं आ रहा था। दादाजान ने फौरन सोफे की जगह संभाली। उमर घुटनों के बल बैठकर दादाजान से माफ़ी मांग रहा था। साबिर साहब ने आगे बढ़कर उमर को थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर हादी और फातिमा दरवाजे में जम गए। उमर, मैं तुमको हमेशा अनापरस्त सिद्धि समझता था, पर तुम्हारे आगे हमारी कोई अहमियत ही नहीं। मान था मुझे अपनी परवरिश में। अंकल उमर का कोई कसूर? इससे पहले जोया कुछ बोलती। मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ पापा, जोया मेरी कोलीग है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं आपसे बात करने वाला था कि जोया के घर वालों ने इसका रिश्ता तय कर दिया, तो हमें यूँ अचानक शादी करनी पड़ी। वाह बेटा, लड़की को घर से भगाने वाले भी काम शुरू कर दिए। फरखंदा बेगम का तो दिल ही बैठा जा रहा था अपनी बेटी का सोचकर। इनकी जिद्दी साहबजादी क्या करेगी। उमर जोया को लेकर कमरे की जाने बढ़ा। इसने जोया को समझाया कि सबका वक्ती रिएक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। जोया उमर की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार थी। फातिमा सबकी नज़र खुद पर महसूस करती हुई एक्सक्यूज करके कमरे में चली गई। दरवाज़ा लॉक करने के बाद अपना ज़ब्त खो बैठी। पलकों के दामन से बेशुमार आंसू ने रुखसार का रुख किया। सारों के तार से रोने लगी। जब आंखों में कुछ देर पहले काजल का बसेरा था, कुछ देर पहले काजल का बसेरा था, आंसू का था। कितने ही घंटे फर्श में बैठकर रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो गई, पर इसकी परवाह किसे थी। वहां बैठी बैठी ही सो गई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। साथ साथ एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहे थे। खाने की टेबल में सब मौजूद थे सिवाय फातिमा के। हादी और फरखंदा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो इसको यूं बेहाल देखे। किंजा भी बहुत परेशान थी। मुकम्मल खामोशी का राज था। कायमदीन ने सबको अपने फैसले से आगाह किया। उमर अब शादी तो कर ही आया है, तो बाकी 2 शादियों के साथ इसका भी वलीमा है। निगत बेगम ने हमेशा इस घर की रौनक को ही अपनी बहू बनाने का सोचा था। सबके ख्वाब आंसू में बह गए। अगर एक तरफ फातिमा थी तो दूसरी तरफ इनका जिगर। औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। हादी 2-3 बार फातिमा के कमरे को नॉक किया था, मगर कोई जवाब वसूल ना हुआ। अब अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर बिजी हो गया। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, सामने फातिमा को देखकर अंदर आने का कहा। तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई? आंखें सारा हाल बहुत अच्छे से बयान कर रही थी। भाई मैं अब्रोड जाना चाहती हूँ। आज ही मेरा रिजल्ट आया। मैंने सोचा रात खाने के टेबल में सबको बताऊँगी, मगर मैं बाकी तलीम वहाँ जाकर मुकम्मल कर लूँगी। आप मामू से बात कर लें, मैं लंदन आ रही हूँ। हादी के चेहरे में कई रंग आए। अपनी बहन को कैसे खुद से इतना दूर भेज सकता है? इतने सालों बाद वो खुद पाकिस्तान आया था। फातिमा प्लीज़ भाई, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है। मैं अभी फ्रेश होकर किचन में गई थी तो नूरी ने इसके सर में बम फोड़ा। बीबी जी, आपको पता है कि 2 के बजाय अब 3 शादियाँ हो रही हैं। हाय कितना मजा आएगा, एक साथ 3 शादियाँ।
फातिमा के फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए हाथ वहीं रुक गए। नूरी की बात सुनकर कमरे में आई। जलन की वजह से आंखें चल रही थी। आंसू का सैलाब फिर से बहने लगा। फौरन इस नतीजे पे पहुंची कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। आप जितना मर्जी रोक लें, अगर आपका पसंदीदा शख्स किसी और के साथ है तो आपको जलन होगी, बेशक आप जितने मर्जी अच्छे हों। हाँ ठीक है, अगर आप जलन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो आप अच्छे हैं। अगर आप इस जलन में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप बुरे हैं। आप किसी के जज्बातों को अपने ताबे नहीं कर सकते। अब वो यहाँ नहीं रहेगी। शादी होने से पहले ही वो बहुत दूर चली जाएगी। ये फैसला बहुत तकलीफदा था, मगर इससे ये करना था। हादी जो गहरी सोचों में गुम था। फातिमा, ये फैसला गलत है। मैं जाकर उमर से बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप इससे? इसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इसको पसंद हूँ या हमारा कभी कोई रिश्ता तय हुआ था जिसकी बुनियाद में वो ये शादी ना करता। जोया उमर की पसंद है, ये बात मुझे तस्लीम करनी है। बस इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। आप सबको मना लिए। हादी के दिल को कुछ हुआ। जिस बहन को बचपन से कभी रोने नहीं दिया था, आज वो इसके सामने बेतहाशा रोती थी। वो बिल्कुल बेबस था। सही बात है, इसमें उम्र का भी कोई कसूर नहीं है। ना तो उसने कोई वादा तोड़ा, ना कुछ और। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई। कमरे की हर चीज़ इसकी चाहत की गवाह थी। जिस आईने ने हमेशा इसको हंसते मुस्कुराते देखा था, आज वो आईना इसे दर्द करब में देख रहा था। बचपन से ही इसकी आदत थी कि वो आईने के सामने खड़े होकर बातें करती थी जैसे वो इसकी दोस्त हो। आज आईना भी इसकी बेबसी में रो रहा था। इसे नहीं पता था कि हादी ने सबको कैसे मनाया, मगर सब मान के। हादी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे फातिमा को लंदन भेज सकती हूँ? मैं इसके बगैर कभी भी नहीं रही। पर मामा, क्या आप नहीं चाहती कि वो उम्र को भूल कर आगे बढ़े? अगर आगे इसकी पूरी जिंदगी है, वो कैसे ये सब मैनेज करेगी? मामा, हमें इसको समझना चाहिए। इसके लिए यही बेहतर है। मैंने भी बहुत सोच कर ये फैसला किया है। वहाँ मामू वगैरह सब मौजूद होंगे। वो अपने आप को संभाल लेगी तो वापस आ जाएगी। वैसे भी इतने सालों से मेरी मामा पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब सारा प्यार मेरे हिस्से का है। ये हादी जानता था ये इसका रब वो किस दिल से यह सब कह रहा था। फरखंदा बेगम नम आंखों से मुस्कुराती। इन्हें वो दिन बहुत शिद्दत से याद आया जब फातिमा ने कहा था, जब मैं चली जाऊंगी तो फिर आपको मेरी कदर होगी। वो सिर्फ मजाक था, पर आज हकीकत बन गया। मिसेस सिकंदर, मैं आपकी डांट को बहुत मिस करूंगी। आप तो शुक्राने के नवाफिल अदा करना। आपको कोई तंग नहीं करेगा। मुझे ये तंग करने वाली लड़की अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज है। वो अपनी माँ की गोद में खुद को छुपा लेती है। फरखंदा बेगम भी इसको खुद में समा लेती है जैसे कोई कीमती चीज़ हाथ से जा रही हो। सिकंदर साहब अपने आंखों से अपनी बेटी को देखते हैं और दरवाजे से ही पलट जाते हैं। 2 दिन के बाद इसे पाकिस्तान से जाना था। उमर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसका चेहरा बता रहा था मोहब्बत का मिल जाना इंसान को कितना बदल देता है। पहले हमेशा इसके चेहरे में संजीदगी का बसेरा होता था। जब ना वो उनसे मिल रहा था ना, मतलब एक सीन आया था ना कि उमर हादी और रेहान से बगलगीर हुआ। उस टाइम मेरे जहन में एकदम क्लिक हुआ कि क्या पता इसके साथ कोई लड़की आई हुई, साथ उसके साथ लड़की का जिक्र आ गया। फिर मैंने सोचा क्या पता वैसे कोई हो और जालिस का थोड़ा सा मामला हो और बस फिर सब सेट। लेकिन नहीं। फातिमा जैसी हाल में दाखिल हुई, जोया की आवाज़ में रुकी। फातिमा, देखो मेरी शादी की शॉपिंग तुम तो नज़र ही नहीं आती। इस दिन से फातिमा सबको इग्नोर कर रही थी। किंसा ने भी बहुत दफ़ा कोशिश की मगर इसने बात ना की। जोया से इसका सामना इस दिन के बाद आज हुआ था। जहाँ जोया होती वो वहाँ नहीं जाती थी। आगे बढ़ते कदम वापस मोड़े। सामने सोफे में बैठ की मेज़ में जोया की चीज़ें बिखरी हुई थी। वह इसे अपनी हर चीज़ दिखा रही थी मगर मुकाबले किसी और सोच में गुम थी। ज़्यादा देर वहाँ ना रोक सकी। जिस चीज़ों में इसका हक होना चाहिए था आज किसी और का है। आज सुबह उसकी फ़्लाइट थी। आज वो पाकिस्तान से जा रही थी। शाम को दुश्मन निजा की मायूं की रस्म थी। वो इन सब से पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी। सामान पैक करके अपने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। कभी सोचा भी ना था कि मोड़ भी उसकी ज़िंदगी में आना था। हर चीज़ हर रंग वैसे की वैसी थी मगर कमरे वाली का दिल हर चीज़ से उठ चुका था। उसका दिल वीरान बेरंग हो गया था। आंसू साफ करके चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर हॉल में सब लोगों से मिलती है। आखिरी बार जोया से भी मिलती है जिसकी किस्मत इस वक्त रश करने के काबिल थी। जो शख्स उसे इतनी दुआओं से भी ना मिला वो काबिल को बिन मांगे मिल गया था। जोया बहुत अच्छी थी मगर फातिमा को इस वक्त उससे शदीद किस्म की नफरत हो रही थी। अगर सामने दुनिया का बेहतरीन इंसान भी मौजूद हो और वो आपकी जगह पर हो तो आपको वो बुरा ही लगेगा। उसकी खता होती है कि वो आपकी जगह पर है। वो सिर्फ ये सोच सकी। आंखें बेचैनी से एक शख्स की मुंतज़िर थीं। सिर्फ एक बार उसे देखना चाहती थी मगर वो कहीं ना कहीं जब वो वापस आएगी तो वो शख्स हमेशा के लिए किसी और का हो गया होगा। खैर अब वो भी उसका नहीं था। निकाह तो हो चुका था। जहाज़ ने अपनी उड़ान भरी। सब कुछ बहुत पीछे रह गया था। ख्वाब, हकीकत, उम्मीदें, सपने, मान, चाहतें। वो आगे बढ़ने के लिए वतन छोड़कर गई थी मगर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था।
वक्त का काम था गुजरना, सो वो गुजर गया, मगर पीछे बहुत दर्दनाक यादें छोड़कर गया था। वो यादें जिन्हें भरना बहुत मुश्किल था। आज फातिमा को गए 6 साल हो गए थे। इन सालों में उसने कभी उम्र का जिक्र नहीं किया। जिस भी हादी से बात करती सबका पूछती सिवाय उम्र के। ना कभी हादी ने उसका जिक्र किया। फातिमा खुद को सारा दिन मसरूफ़ रखती, मगर रात की चांदनी में वो बहुत याद आता। कितने आंसू रोज़ उसके नाम होते थे। मामू के घर बहुत खुश थी, मगर जिन यादों से फ़रार हासिल करने के लिए वो यहाँ आई थी, उसमें नाकाम। रोज़ वादा करती सिर्फ आज याद करना है, और रोज़ वो खुद ही वादा तोड़ देती। वक्त के साथ उसने खुद को समझाया कि वो माजी था, माजी एक बुरी याद। कायमदीन के घराने पिछले कई सालों में काफ़ी दिन कुछ बदल गया था। खुशियों भरे घराने में उदासियों का बसेरा था। कायमदीन की आंखें साथ से कोई याद करके नम हो गई थी। 2 साल पहले उनको अपने पोते की खबर मिली। सब बहुत खुश थे। उसके 2 साल बाद ही जोया मनान को बिन माँ को छोड़ के चली गई। फातिमा उसी सारे मामलात से बेखबर थी। कायमदीन हाउस में सब मनान का बहुत ख्याल रखते। उमर ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद ही होता था। जब मनान की ज़्यादा याद आती तो मनान से मिलने लाहौर आ जाता था। निकत बेगम को अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुख होता। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फातिमा 6 साल बाद पाकिस्तान वापस लौटी। फातिमा के वापस लौटने का किसी को इल्म नहीं था। जब वो हॉल में दाखिल हुई, सामने दादा जान किसी बच्चे से खेलने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। कायमदीन के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी। सालों बाद इस घर की रौनक लौटी थी। फातिमा की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी आगे दादा जान मैं गेस करती हूँ ये कौन है। रेहान भाई का बेटा। वो उसको गोद में उठाती है, प्यार करती हुई। बच्चा पटी पटी आंखों से फातिमा को घूर रहा था। सो क्यूट, उसके गाल को चूमा था। फरखाना बेगम से मिलती है, जो बेटी को वापस आने की आज तोड़ बैठी थी। मामा रो क्यों रही हैं? अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वैसे मामा, मुझे बहुत मज़ा आया। कोई डांटने वाला नहीं था। हर काम अपनी मर्जी से करूँगी, कोई रोकने वाला नहीं था। फरखाना बेगम फातिमा का कान में रोती हैं। सॉरी मामा, कान तो छोड़ें। सच में आपकी डांट को बहुत याद किया। प्यार तो आप मुझसे करती नहीं थी, तो डांट को ही मिस करना था ना। मामा, आपका लाडला कहाँ है? अगर मेरा लाडला है तो तुम्हें उससे क्या काम? बात यह है कि आपके लाडले की लाडली हूँ, फ़ख्र से कहा। वो ऑफिस गया है, तुम्हारी तरह वेला तो नहीं है। वाह वाह जी वाह, यही चीज़ मैंने मिस की। देखिए ताई अम्मी, मैं अभी आई हूँ और मामा की ताने शुरू। सबसे पहनने के बाद फ्रेश होने के लिए रूम में चली गई। सब वैसा ही था, बस एक आस थी उम्र वो कहीं नज़र आ जाए। इतने सालों की प्यास बुझ जाती। सारे ख्यालात को झटका वॉशरूम में चली गई। कंजा फ़ोन कर हादी को फातिमा के आने की इत्तला देती है, जिसको सुनकर वो फ़ौरन वापस आने का कहता है। फ्रेश होने के बाद लॉन में आती है, जहाँ सोहा अपने बेटे मनान और अली के साथ खेल रही थी। सोहा, आपने मुझे नहीं बताया आपकी ट्विंस हैं। उसकी बात सुनकर कंजा, जो पौधों को पानी दे रही थी, हाथ रुक गए, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ये मेरा बेटा है अली, और ये जोया का बेटा है मनान। मनान 4 साल का था। भाभी, जोया कहाँ है? जब मनान यहाँ है, कदम कुर्सी की जाने पड़ रहा था और पूछा, जोया इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बात सुनकर फातिमा को सख्ता तारी हो गया। एक हादसे में उसकी डेथ हो गई। तब से मनान हमारे पास है। उम्र का ख्याल फ़ौरन दिलो दिमाग में आया, पर ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। कंजा ने खुद उम्र के बारे में बताया। भाई इस्लामाबाद चले गए हैं। फातिमा सुनकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने तो कभी भी उम्र को बददुआ नहीं दी। ये सब क्या हुआ? आदि फातिमा को नापाक कर कमरे में दाखिल होता है। भाई मैंने कुछ नहीं किया। उसकी सब बातें हादी के ऊपर से गुजर रही थी कि वो क्या कह रही है। मैंने जोया को नहीं मारा, मैंने उससे कोई बददुआ नहीं दी। मैं तो खुद उनकी ज़िंदगी से चली गई थी। ज़िंदगी और मौत अलग इख्तियार में है। तुम्हें सब किसने कहा है? किसी ने भी नहीं। आपने उसकी मौत का क्यों नहीं बताया? जब पापा को तुम्हारे जाने की वजह पता चली तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें ना बताएं। चलो जाकर फ्रेश हो जाओ। सब परेशान है, अब तुम्हें देखकर मुतमईन है। अब तुम ड्रामा ना करना। पापा भी नीचे मौजूद है, तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बेटी कैसी है? पापा को तो भूल ही गई थी। नो पापा, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। आने का क्यों नहीं बताया? वो बात यह है कि मिसेस सिकंदर ने एक आधे डिशेस बना लेनी थी और ये कहना था कि उन्हें अब मुझसे मोहब्बत है, पर आप जानते हैं कि उनका बेटा है और आपकी बेटी है। फिर खंदर बेगम को आज फातिमा की कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। वो खुश थी कि वो वापस अपनी रूटीन में आ गई है। उन्हें अपनी फातिमा ऐसे ही पसंद थी। मम्मा, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? मनान की आवाज़ में सब उसकी तरफ मुतवज्जा और जब से फातिमा आई थी वो उसको गौर से देख रहा था। मगर रात को सबके सामने ड्राइंग टेबल में उसने फातिमा को मम्मा बोला। कुर्सी की मदद से उसकी गोद में आकर बैठा, उसका माथा चूमा। मम्मा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना? सब देख रहे थे, किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आओ मनान, मैं तुम्हें खाना खिलाऊँ, फिर सोना भी। सुबह स्कूल जाना है। कंजा ने खामोशी तोड़ी। नहीं, मैं अपनी मम्मा से खाऊंगा। हादी के इशारे करने पर फातिमा से खाना खिलाने लगी थी। मनान के अलावा सब खामोश थे। मैं कल से कंजा फूफो के पास होमवर्क नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे डांटती है। मम्मा, आपने उन्हें डांटना है। कंजा का मुंह खुलेगा खुला रह जाता है मनान की बातें सुनकर। जब तुम होमवर्क नहीं करते तब डांट पड़ती है ना? ये भी बताओ कि मैं प्यार भी बहुत करती हूँ। फातिमा खाना खा के कमरे में चली गई थी। मनान, तुम किधर जा रहे हो? अपनी मम्मा के पास। ये कहकर मनान फ़ौरन भाग जाता है और कंजा आवाज़ें देती रह जाती थी।
देती रह गई। फातिमा सॉन्ग सुनने में मसरूफ़ थी जब मनान उसके कमरे में आता है, उसके साथ बेड में बैठ जाता है। मनाना मुझसे मामा ने ही बोला ओके ओके, फिर मैं क्या बुलाऊँगा? उंगली को गाल में रखकर सोचने वाले अंदाज में बोला चलें ठीक है, पर आप कहेंगे नहीं। मनान रात बहुत हो गई, दादू के कमरे में जाकर सो जाओ, वो इंतज़ार कर रही होंगी, आज मैं आपके पास सोऊंगा। बेड में लेटकर छत से आंखें बंद कर लेता है कि वो उसे कमरे से भेज ना दे। फातिमा को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया था, उसके नैनकुश बिल्कुल उम्र की तरह थे, गोरी रंगत थोड़ी में खम। फातिमा आगे बढ़कर उसके माथे में बोसा देती है। निगहत बेगम मनान को लेने फातिमा के कमरे में आई। मनान फातिमा के कंधे में सर रखकर सो रहा था। मनान को लेटाकर निगहत बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। ताई अम्मी, मैं उसने कहा था कि मगर वो यहाँ ही सो गया, मैं उसे आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस देखने आई थी। जोया को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, वो इतनी उम्र लिखवा कर आई थी। फातिमा को आए 15 दिन हो गए थे। कहना गलत नहीं होगा कि मनान ने उसे खुद में मसरूफ़ कर रखा था। हर चीज़ के लिए फातिमा के पास जाता, ना चाह कर भी वो उसका काम करती। जितना वो मनान से दूर होने की कोशिश करती थी, मनान उतना ही उसके पास आता। मनान ने उसे अपनी आदत डाल दी थी। फातिमा मनान का जिस तरह से ख्याल रख रही थी, तो कायमदीन ने हंजा हादी के साथ फातिमा उमर की शादी का फैसला किया। पर खंदा बेगम ने उमर की तरफ से खदशा जाहिर किया। कायमदीन ने कहा कि मना कर दिया था कि एक बार वो अपनी मर्जी कर चुका है, उमर हमारी बात का ज़रूर मान रखेगा। फिर कंधा फातिमा से बात कर लेने गए, आप उमर को फ़ोन करके बोले सुबह बुला ले, मैं उससे खुद बात करता हूँ। सब अपने अपने कमरे में चले गए। कंजा मोबाइल की ट्यून सुनकर मुतवज्जा हुई, जहाँ हादी का मैसेज आया हुआ था, मुबारक हो, आप में से शादी बनने वाली है। कंजा के चेहरे में मुस्कान आ गई। अगले मैसेज में कंजा के होश उड़ गए थे जब हादी ने फातिमा उमर के रिश्ते के बारे में बताया। फिर खंदा बेगम ने बात करने के लिए फातिमा के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खुलकर लब से माशाल्लाह अदा हुआ था। मनान फातिमा के सीने में सर रखकर सो रहा था। दोनों दुनिया जहां से बेखबर थे। हादी की आवाज़ में उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मामा, ये दोनों बिल्कुल माँ बेटे लगते हैं। उसे लगता है कि जोया कभी आई ना हो। रात के 10 बजे उमर को लाहौर आने का पैगाम वसूल हुआ था। अभी ही लाहौर के लिए सामान पैक किया। जोया की याद, मनान की याद उससे सब चीज़ें सता रही थी, इसलिए वो अभी जाने का फैसला करता है। सुबह के 4 बजे पहुंचा था। कमरे में दाखिल हुआ, हर तरफ जोया की यादों ने उसका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से जिन यादों से फरार होकर यहाँ आया था, मगर वो यादें तो उसके साथ साथ साई की तरह थी। उमर के कमरे का दरवाज़ा खोला देखकर रेहान अंदर आया था। उमर, तुम कब आए? भाई सोने दो, नींद बहुत आ रही है। उमर, उठो यार, सोने दूँ, क्या मसला है? तुम्हें पता है कंजा हादी का रिश्ता तय हो गया है, तो भाई अच्छी बात है ना, जिनकी शादी है उनकी नींदें उड़नी चाहिए। आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? जाकर उनका सर खाए। रेहान की पूरी बात भी नहीं सुनी, कंबल तान कर सो गया। बेटा सो ले, जितना सोना है बाद में पता लगेगा। खाने की टेबल में सब मौजूद थे सिवाय उमर के, जो कि नींद की दुनिया का सफ़र कर रहा था। सलाम कहकर उमर कुर्सी की जानिब बढ़ा। फातिमा जो मनान को नाश्ता करवा रही थी, उसके हाथ वहीं थम गए थे। उसकी आवाज़ ने उसके इत्तेसालुबात सुनी थी। दिल खुशी से झूम उठा था। उमर की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। आंखें अंदर धंसी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें नींद से भोचल, चेहरे में थकावट के असरात। फातिमा के दिल को कुछ हुआ था। किसी की जुदाई इंसान को मुकम्मल नहीं तो आधा खा जाती है। इस वक्त उमर की कैफियत देखकर अपनी हालत याद आ गई थी। उमर ने उसे खोया था जिसे उसने पा लिया था। उसका दुख बहुत बड़ा था। मैंने तो उसे खोया था जो मेरा है ही नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। मनान उमर को देखकर फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा था। पापा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने वादा किया था कि आप जल्दी वापस आएंगे। अब आप पूरे, मनान ने एक उंगली खोल कर कहा, पूरे 5 महीने बाद। दूसरी तरफ मुँह कर रुक कर लिया था। उमर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर उमर के दोनों हाथों को चूमा, माथा चुमा। सच्ची मेरा बेटा नाराज़ है? मनान ने मुँह बसूर कर हाँ में सर हिलाया। मेरा बेटा नाराज़ है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं अपनी जान के लिए बेशुमार चीज़ें लाया हूँ। ऐसा करो अली, तुम ले लो। मनान तो अपने पापा से नाराज़ है। चलो मैं चलता हूँ, ये कहकर खड़ा हो जाता है। बाप को खड़ा देखकर उसकी टांगों से चिपक गया। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा की जान। अगर तुम दोनों का लाड खत्म हो गया है तो मनान बेटा स्कूल से लेट हो रहा है, चले रेहान भाई, मैं उनको छोड़ आता हूँ। ओके परी, मैं चलता हूँ। परी का सुनकर उमर फातिमा को देखता है, जो फौरन नजर झुका लेती है। फातिमा ने जब से उसे मामा कहने से मना किया था, तो वो उसे परी कहता था। फातिमा, लंच करने आ जाओ। अच्छा कंजा, मैं आती हूँ। पापा, सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी, हमने रात को आइसक्रीम खाने जाना है। मैं, आप, परी। वैसे भाई आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बेवफा निकला। जब से फातिमा वापस आई है मुझे भूल ही गया है। स्कूल जाना हो, सोना हो, फातिमा साहबा के आगे पीछे घूमता रहता है। इस बात पर सबका कहका बुलंद हुआ। जिस मोहतरमा की तारीफों के कसीदे पड़े जा रहे थे, वो खाने में ऐसे मगन थी जैसे बात किसी और की हो रही हो। उमर मनान को देखकर आज बहुत मुतमईन और खुश था। पहले मनान के चेहरे में उदासी छाई होती थी। एक बार तो मनान ने इतनी जिद की कि मामा कहाँ है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। 2 दिनों तक अस्पताल एडमिट रहना पड़ा। सबने उसका ये कहा कर संभाला था कि मनान जब अच्छा बच्चा बनेगा और खाना खाएगा तो वो जल्द वापस आ जाएगी। और मनान की आवाज़ में ख्यालों की दुनिया से वापस आए। पापा, अब हम साथ रहेंगे, मामा भी आ गई है। मनान का इशारा देखकर फातिमा की जानिब देखा और उल्टे कदम वापस लौट गया। रेहान उमर के पीछे गया था। भाई, ये सब क्या है? जब से फातिमा वापस आई वो उसे मामा ही बोल रहा है। आप कम अज़ कम मुझे बता ही देते, मैं उसे मना कर देता, पर नहीं, आप लोगों ने तो उसे मना ही नहीं किया। वो तो बच्चा है, आप तो समझदार हैं, तुम उसे कहा कह रहे हो जैसे तुम्हें मनान के नीचे का ना पता हो। वो तुम्हारी तरह कितना ज़िद्दी है, तुम उसे खुद ही समझा लो। अभी मैं काम से जा रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। मनान को उठाकर
सिंघार मिल्स में बैठाया। मेरा प्यारा बेटा गौर से मेरी बात सुनेगा, गुस्से से कहा। जी मनान की जान। मनान ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। चेहरे में भला की मासूमियत छाई हुई थी। जब भी उस नंबर से बात बनवानी होती तो ऐसी ही हरकतें करता। उमर अपनी बेटी की सदा पर रशिश कर उठा था। पापा की जान, फातिमा को अभी से तुम फुप्पो कहोगे, वो आपकी मामा नहीं है। क्यों? वो मेरी मामा ही है। आपको किसने कहा? दिल पर हाथ रखकर कहा। उसने तुम्हारे दिल की इसी की तैसी। मनान बड़ों की बात मानते हैं तो मेरी बात गौर से सुनो। मनान सिंघार मेज में खड़ा हो जाता है और आईने में देखता है। अब बताएं कौन बड़ा लग रहा है? आप पापा। आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। उमर ने घूरी से नवाजा। मनान का क्या बुलंद हो। मनान ही क्या जो उमर की बात मान जाए। मनान भी कहाँ चुप रहने वाला था। वो मनान के पापा ही क्या जो मासूम मनान की बात मान जाए। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो पापा। उमर के गले में बाहें डाली थी। उमर के सामने खड़े होने का हुनर मनान के पास मौजूद था। जब मनान पैदा हुआ था तब निगत बेगम ने कहा, बेटी अब तुम्हें पता चलेगा औलाद किस चिड़िया का नाम है। वो बिल्कुल उमर की कॉपी था। उमर अपने नाम का इकलौता पीस था। मनान के आने से पहले उमर की हर आदत इसके साहबजादे में पाई जाती, जो घर वालों से हर बात मनवाता था। मनान के सामने उसकी एक ना चलती थी। उमर ने मनान को गोद में उठाया, बेड में लिटाकर खुद गोद लिया। पापा बस करें, गुदगुदी की। पापा बस करें। मनान हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। पापा अब और गुदगुदी नहीं करें, मेरे पेट में हंस हंस कर दर्द हो रहा है। उमर ने चटाचट उसके गाल चूमे जो सेब की तरह सुर्ख हो गए थे। मेरे जीने की वजह हो मेरी जान। पापा की जान जल्दी से सो जाओ। मनान जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। पापा सोने ही जा रहा हूँ। मनान यहाँ आकर सो, मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आती। इकलौती औलाद उमर का जब्त अजमा रही थी। मनान चलो बेड में आकर लेट जाओ, डोंट वरी, मैं बस अल्लाह हाफिज कर कर आता हूँ। मनान तुम इतने लश्कारे क्यों मार रहे हो? तबीयत तो ठीक है जी, पापा से मस्तियाँ करके आ रहा हूँ। फातिमा को अल्लाह हाफिज कर अपने कमरे में आ जाता है। उमर ने मनान को अपने साथ सुलाया। मनान के चेहरे में सुकून देखकर उमर बहुत मुतमईन था। मेरी जान, आप जो सोच रहे हो ना वो नामुमकिन है। फातिमा पर गुस्सा भी बहुत है, वो उसकी औलाद को इससे दूर कर रही थी। दोपहर के वक्त फरखंदा बेगम फातिमा को उसके दादा के फैसले से आगाह करती हैं। बेटा हादी और कंजा की डेट फिक्स हो गई है। मम्मा आपने बताया ही नहीं, अब बता रही हैं। आगे की बात सुने बगैर कंजा के कमरे की तरफ भागी थी। मुबारक हो, तुम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। फाइनली वो दिन आ ही गया। भाभी जान तुम्हारा इंतजार भी खत्म हुआ। फातिमा ने उन्हें समझी से उससे देखा था कि क्या कह रही हो। चाची जान ने तुम्हें नहीं बताया कि उमर से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है? उसकी बात सुनकर फातिमा उल्टे पाँव वापस पलटी थी। मिसेस सिकंदर, मैं ये क्या सुनकर आई हूँ? आप कैसे ज़बरदस्ती उमर के साथ पे थोप सकती हैं? अगर आप पर बोझ बन गई हूँ तो कह देते, मैं लंदन से वापस ना आती। मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, जाकर सबको बता दें। रेहान, हादी और उमर दादाजान के कमरे में मौजूद थे। दादाजान का फैसला सुनकर उमर के पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे आपका कोई भी फैसला मंजूर नहीं। वो एक बच्चे के बाप को डिजर्व नहीं करती। बेहतर है आप उसकी शादी किसी और से कर दें। मैं जानता हूँ कौन किसको डिजर्व करता है। कायमदीन गुस्से से धाड़े, अगर पहले तुम शादी ना कर आते तो आज फातिमा तुम्हारी बीवी होती। वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। बेहतर है जो उसे खुश रखे उससे उसकी शादी करें। साबिर साहब बोले, कम अज़ कम मनान के बारे में भी ज़रूर सोचो। आपने आगे मनान के साथ गलत किया है, उसे आपको समझाना चाहिए था। आप मनान का नाम लेकर मुझे ट्रिप नहीं कर सकते। ओह, अब मेरी समझ में आया। आप सब और फातिमा ने जान कर मनान की फीलिंग से खेला है। जब उसे उसकी आदत हो जाएगी तो आप मनान की वजह से मुझे ट्रिप कर सकेंगे। मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आपको मनान की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका बाप जिंदा है। ये कहकर आंधी तूफान की तरह उमर कमरे से निकला था। फातिमा के हिस्से में आज एक और गलती उमर ने लिख दी थी। पहले भी वो बेकसूर थी और आज भी। कायमदीन सीने में हाथ रखकर अपनी सांसों को बहाल कर रहे थे। उनकी हालत देखकर रेहान दादाजान की तरफ बढ़ा था। साथ हादी को पानी लाने की नसीहत की। शोर सुनकर सब लोग आ गए। दादाजान बेहोश हो गए। सिकंदर साहब और साबिर साहब ने सहारा देकर उन्हें उठाकर गाड़ी के जाने पड़े थे। रेहान ने ड्राइविंग सीट संभाली। उमर और हादी दूसरी कार में बैठे। हादी मुसलसल उमर को इग्नोर कर रहा था। अगर दादाजान को कुछ हुआ तो उमर तुम्हारी खैर नहीं, ऐसा भी क्या कह दिया था उन्होंने जो तुम उनकी बात ना मान सके। अब देखो उनकी हालत। अस्पताल पहुंचकर उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया। बाहर सब उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो थे। घर में भी सब दादाजान के लिए परेशान थे। सबको मालूम था कि उमर ने कुछ कहा है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। घंटे होने को आए थे, अब तक कोई तसली बख्श जवाब न मिला। फातिमा और कंजा रोने में मसरूफ़ थी। सोहा दोनों बच्चों को संभाल रही थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने तसली बख्श जवाब दिया और साथ हिदायत की कि उन्हें टेंशन से दूर रखा जाए, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। हम उनसे मिल सकते हैं? साबिर साहब ने पूछा। अभी इंजेक्शन की ज़रिए से बेहोश हैं, जैसे ही होश में आते हैं आप मिल सकते हैं। हादी ने घर में दादाजान की सेहतयाबी की इतला दी। सबके चेहरे में खुशी की लहर दौड़ी, जैसे जीने की वजह मिल गई हो। फरखंदा बेगम सूप वगैरह बनाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। फातिमा लॉन में आकर बैठ जाती है। अपनी ज़िंदगी के आने वाले हालात को सोचकर आंखें नम हो जाती हैं कि ज़िंदगी अब किस करवट बैठेगी। उमर गाड़ी से निकलता है। दोनों की निगाहें चंद सेकंड्स के लिए मिलती हैं, फिर नजरों का जावे बदल लिया। फातिमा उमर के साथ मौजूद सिकंदर के गले लगती है। पापा दादाजान अब कैसे हैं? फिक्र की कोई बात नहीं, हमें अस्पताल जाना है, रात को चलते हैं कहकर वो दोनों अंदर की जाने पड़ जाते हैं। फातिमा उमर की पुश्त को देखती रहती है। क्या ये शख्स अब उसका नसीब है जिसको उसने इतनी दुआओं से मांगा था? आज उसे पाने की खुशी क्यों नहीं हो रही? एक हफ्ते बाद कायमदीन घर आ गए थे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनके खाने पीने और हर चीज़ का ख्याल रखा गया। उमर एक बार फिर उनसे मिलने नहीं गया। उसको मालूम था उनकी हालत का।
जिम्मेदार वो है, बस उनके फैसले के आगे सर झुका लिया। उमर के इस्लामाबाद जाने से पहले शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। 2 हफ्तों के बाद निकाह फाइनल हुआ। जाने से पहले हिम्मत करके दादाजान से मिलने आ गया। सरसरी सा हाल पूछ कर पलट गया। मनान से मिलकर निगत बेगम से मिला। बेटा मेहंदी से पहले लाजमी आ जाना, जी कहे कर चला गया था। किसी की नज़रों ने दूर तक उसको रुखसत किया था। निमरा भूपो और इब्राहिम के साथ अमेरिका सेटल हो गई थी, इसलिए वो आ न सके, मगर अपने भाई के साथ बहुत खुश थी। शादी की तैयारी फुल अरूज में थी। कंजा हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। उसका हर ड्रेस हादी को पसंद था। उसके मुकाबले में फातिमा कमगो थी। बेटा अपनी शादी का जोड़ा तो कम से कम पसंद कर लो, बाकी भी सब मैंने ही पसंद किया है। मामा अब मैं अच्छी बेटी हूँ, तरह सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, तो फिर भी आपको बुरा लग रहा है। प्लीज़ मामा, आपको जो पसंद है वही डिसाइड कर लें। वो ये कह के अपने कमरे में चली गई थी। पता नहीं हमारा फैसला सही है या नहीं, वो सिर्फ सोच सकी थी। मेहंदी का दिन भी आ गया था। दोपहर को उमर भी पहुँच चुका था। उमर खुश हो या नहीं, मगर मनान बहुत खुश था। मनान की दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में अरेंज किया गया था, जो बहुत खूबसूरत सजाया गया था। हर तरफ खुशी का सामान था। रात के पहर भी कायम दिन का घर सुबह का मंजर पेश कर रहा था। फातिमा और कंसा अपने अपने रूम्स में तैयार हो रही थी। दोनों की सेम ड्रेसिंग थी। फातिमा, चलो बस कर दो, कितना तैयार होना है। हादी मनान फातिमा के कमरे में आए। तुम रो रही हो? हादी ने पूछा। नहीं तो मैं क्यों रो रही होंगी मेरी जान, तुम खुश हो? जी भाई, अब आपको क्या हो गया है? मामू, मेरी परी को जल्द फ्री कर दें, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आज तो आप सचमुच वाली परी लग रही हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ ज़रा लंबा किया प्यारी लग रही हैं। हाँ बस की बात है, मेरा हीरो भी बहुत प्यारा लग रहा है, फिर आपसे कम प्यारा लग रहा हूँ ना? मनान मुंह बनाकर बोला। वैसे मनान, तुम इकलौते बच्चे हो जो अपनी मामा और बाबा की शादी में शामिल हो रहे हो। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो नीचे आ जाओ। मदान और हादी, मैंने तुम दोनों को फातिमा को लाने का बोला था और तुम किस काम में मसरूफ हो गए हो? दादो, हादी मामू ने ही बातों में लगा लिया था। मैं मासूम बच्चा भूल गया था, तो मासूम को तो मैं बताता हूँ, तुम्हारी सारी मासूमियत भी निकालता हूँ। मनान कमरे से भागा। मनान आगे आगे, हादी पीछे पीछे। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, मेरी ही नज़र न लग जाए। आपकी तो कभी नज़र नहीं लगेगी। आई लव यू मॉम। वैसे मेरे कान ये क्या सुन रहे हैं? सिकंदर साहब अंदर दाखिल होते बोले। सच में मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप भी। लाल दुपट्टे के साए में वो दोनों पीले गरारे में घूंघट डाले स्टेज की जाने पा रही थी। हादी का दिल तो जोरों शोर से मचल रहा था। उमर ने एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। दोनों को स्टेज में बिठाया गया। मेहंदी की रस्म शुरू की गई थी। बारी बारी सब ने उपटन लगाया। मैं भी रह गया हूँ। मनान बोला। जी मेरे शहजादे, अब तुम्हारी बारी। रेहान मनान और अली को गोद में उठाकर स्टेज में लाया। उससे अपने नंदन ने हाथों से अपने मामा पापा को उपटन लगाया। अब पापा आपकी बारी। वो देखो, हादी मामू को भी फुप्पो लगा रहे हैं और उन्होंने फूफो को माथे में किस भी किया है। यार अपने बच्चे को संभाल कर रखो, हर एक पोल सबके सामने खोल देता है। हादी बेचारगी से बोला। ना चाहकर भी उमर ने हिम्मत करके अपने हाथों में उपटन लिया। फातिमा के गालों में आहिस्ता से लगाया। उमर का लम्स मिलते उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल बेकाबू हो गया। एक नज़र उठाकर अपनी जान को देखा, जो इस वक्त वाइट शलवार कमीज में किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। शर्मो हया से फौरन नजर झुक गई थी। बारात का शोर मच गया था। हॉल में हर तरफ गहमा गहमी थी। फातिमा और कंजा अभी हॉल में पहुंची। उन्हें ब्राइडल रूम में बिठाया। दोनों नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। फिर कंधा निकल बेगम अंदर दाखिल हुई। दोनों को बोसा दे निकाह की रस्म शुरू की गई थी। बोझल दिल से कबूल है अदा हुआ। दोनों दुल्हनों को स्टेज में लाया जा रहा था। फातिमा की जिद के मुताबिक सिकंदर साहब ने उसका हाथ थामा। सिकंदर साहब ने आगे बढ़कर उमर के हाथ में उसका हाथ थामना चाहा था, मगर उमर किसी और ही दुनिया में मगन था। गिरते गिरते बच्चे खुद उसका हाथ थामा। उमर ने बगल में बिठाया था। उमर की हरकत बहुत बुरी लगी, मगर उसको कुछ नहीं कहा। वो दोनों एक दूसरे से अनजान बैठे हुए थे, जैसे किसी की शादी में बिन बुलाए मेहमान हो। मनान ने इन दोनों के दरमियान में आकर बैठ गया। फातिमा ने सूखा सांस दिया। उसे उमर में बहुत गुस्सा आया था कि उसने उसका हाथ नहीं थामा। मनान कभी उसकी चूड़ियों के साथ खेल रहा था, कभी उसकी मेहंदी के डिज़ाइंस को उसे हिफ्ज़ कर रहा था कि अगली बार उसने ही लगाई हो। उसकी अंगूठी को उतरता कभी पहनाता। वो अपने आप में मगन था। फातिमा का भी सारा ध्यान उमर से हटकर मनान की तरफ हो गया था कि वो कैसे उससे बेलौस मोहब्बत करता है। आप आजकल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, आप रोज़ाना ऐसे ही तैयार हुआ करो। फातिमा ने मनान की गाल में किस किया। शहजादे साहब, आपको कौन सी लड़की पसंद आ गई है जिसके लिपस्टिक के निशान आपकी गाल में मौजूद है? रेहान बोला। मेरी मामा ने किस की है। उमर ने मनान की गाल साफ की। दूसरी जानिब हादी ने आगे बढ़कर कंजा का हाथ थामा। हादी की नज़र बाबर कंजा का तवाफ कर रही थी। कंजा के चेहरे में भी मुस्कुराहट थी। रुखसती का टाइम हो गया था। सब घर पहुँच गए थे। फातिमा को उमर के कमरे में लाया गया, कंजा को हादी के कमरे में। फातिमा अपनी ही सोचों में गुम थी। जिसने उसका हाथ पकड़ने की जहमत नहीं की थी, अब उसे यहाँ देखकर क्या रिएक्ट करेगा। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में आती गुलाब की महक ने उसका इस्तकबाल किया। एक नज़र कमरे में दोहराई। हर तरफ गुलाब की पत्तियां फैली हुई थी। उसकी नज़र सामने बेड की तरफ मुतवज्जा हुई।
जहाँ फातिमा सजी सवरी बैठी हुई थी। उसके सजे सवरे रूप को देखकर उसकी आंखों में एक चेहरा आया। वो गुस्से से आगे बढ़ा था, बेड में आके आने वाले मंजर को सोचकर ही घबरा रही थी। उठो, उमर ने गुस्से से कहा। वो अपने आप को नॉर्मल कर रही थी कि एक ही झटके में उमर ने उसका हाथ थामा, बेड से नीचे धकेला। तवाज़ुन बरकरार न रहने की वजह से फर्श में गिर गई। सामने शख्स में कोई असर नहीं हुआ था। उसने एक ही झटके से उसे सामने खड़ा किया। मुझे शादी करने के लिए दादाजान ने मजबूर किया है, इसलिए मुझे बीवी की नहीं ज़रूरत। वो बनने की कोशिश भी मत करना। अलबत्ता मनान की माँ का दर्जा है जो तुमने ज़बरदस्ती हासिल किया है, उसके जहन को अच्छी तरह से आप सब ने मिलकर वॉश किया ताकि वो मेरे मुकाबले आकर खड़ा हो जाए। वो जो आंसू के सैलाब को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, उसकी बात सुनकर दिल बेसाख्ता पुकारा। क्यों इस जुल्म को चाहा था, क्यों इस जालिम को चाहा था। वो ये कि स्टडी रूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ में होश की दुनिया में वापस आई। वहीं बेड से टेक लगाए कितने घंटे रोती रही। अब से उसकी ज़िंदगी है रोने। थकावट के सबब उसकी आंख लग गई। अज़ान की सदा पर उसकी आंख खुली, ख्यालात का जायज़ा लिया। रात वाले मंजर उसके सामने घूम रहे थे। बमुश्किल उठकर बेड में बैठी। गिरने की वजह से पाँव में दर्द हो रहा था, रोने की वजह से सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। सिंघार में इसके सामने आई, अपना जायज़ा लिया। हॉल में हर एक की ज़ुबान में सिर्फ ये अल्फाज थे, चाँद का टुकड़ा कोई कह रहा था, बहुत प्यारी लग रही हो। माँ बाप भाई जो अपनी गुड़िया की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त न कर सकते थे, आज उसका ये रूप देखकर कलेजा ही मुँह को आ जाता। मगर क्या फ़ायदा उस दिलकश रूप का, बीवी तो वही होती है जो पियामन भाई। एक एक करके अपना तमाम जेवर उतार कर सिंघार में से फेंका, आरामदाह सूट लेकर वॉशरूम गई। सारा मेकअप रगड़ रगड़ कर उतारा था। वजू करके फजर की नमाज अदा की, दुआ में रो रो कर अपने लिए सब्र मांगा, चाहे नमाज को तय करके सो गई। उमर सुबह 7 बजे कमरे में वापस आया। एक नज़र इस वजूद पर डालने के बाद वॉशरूम चला गया। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे सिवाय एक हस्ती के। पता नहीं कभी बड़ी हो गई, अभी तक सोकर नहीं उठी। आज शादी का पहला दिन है, कम से कम आज तो खाने में जल्दी आ जाना चाहिए था। मामा कुछ नहीं होता, आ जाएगी। हादी ने कहा। उमर जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ। निगत बेगम ने कहा, मामा जब उठेगी तो तब नाश्ता कर लेगी, रोज़ तो इसका यही मामूल है। मैंने मशवरा नहीं मांगा, जाओ और दोनों इकट्ठे आओ। उमर पता नहीं किस दिल से उठा था, अब इस नवाबजादी को उठाने की बारी भी मेरी है। इतने तो बंदे में खुद मैनर्स होते हैं, मजाल है जो इस नवाबजादी में कोई मैनर्स हो। बुड़बुड़ा कर कमरे में दाखिल हुआ और उसके सर पर खड़ा हुआ था। फातिमा उठा, नाश्ते में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मामा भी सोने दें, बाद में नाश्ता कर लूँगी, रात को बहुत लेट सोई थी। कंबल ओढ़ कर दोबारा सो गई। यार उठ जा, मगर मजाल है इसमें हल्की भी चुंबिश हुई हो। उमर का इतना ही जब्त था, एक झटके से कंबल खींचा, बाजू पकड़ के अपने सामने खड़ा किया। फातिमा ने आंखें पूरी खोलने की भी जहमत नहीं की। इंसान को मैनर्स होने चाहिए, कोई किसी को ऐसे उठाता है, इसकी बचपन से ही आदत थी। अगर उसकी नींद खराब होती तो वो गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देती थी। नाश्ते में सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी फ्रेश होकर आओ। उमर ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया। फातिमा ड्रेस लिए वॉशरूम चली गई थी। जब होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तो समझी हाथ ही होगा, पर अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, वो तो चला गया होगा। तुम तो बाहर जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हिम्मत करके वॉशरूम से बाहर आई। उमर सोफे पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाकर सिंघार में इसके सामने आई। 2-3 मिनट के अंदर तैयार हुई ताकि जल्दी से कमरे से बाहर निकले। वो दोनों नाश्ते की टेबल में मौजूद थे। लगता है कमरा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, जो फातिमा खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। कंजा बोली, यार कमरे को छोड़ो, कमरे वाला पसंद आ गया था, इसलिए तो बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। दोनों का सोहा बोली थी। फातिमा ने जल्दी से खुद को कंपोज किया। सॉरी मेरी आंख नहीं खुली, कोई बात नहीं बेटा, निगत बेगम ने बोला। मनान के साथ वाली कुर्सी में बैठ गई। उमर ने उसके मुकाबले वाली कुर्सी को संभाला। कंजा तुम्हें हादी ने वेडिंग गिफ्ट दिया? क्या दिया? सोहा ने पूछा था। कंजा ने हाथ आगे बढ़ाया। वहाँ गोल्ड की खूबसूरत रिंग थी जो आँख की खूबसूरती में मजीद इजाफा करी थी। सबने हमेशा खुश रहने की दुआ दी। हादी ने कंजा के कान में से गोश्ती की। आमीन। मामू दादू कहती हैं कि जब हम इकट्ठे बैठे हों तो कानों में खुद से पूछना नहीं करते। मनान की आवाज़ में सब हादी और कंजा की तरफ मुतवज्जो हुए। कंजा ने शर्म के मारे नजरें झुका ली। हादी भी शर्मिंदा हुआ। दादा वो आपको पता है मेहंदी वाले दिन कंजा फूफो और हादी मामू सबसे छुपकर रात को बाहर गए थे। इससे पहले मनान कुछ और बोलता, उमर ने उसे चुप करवा दिया था। वो मनान ही क्या जो उमर की कोई बात माने। फातिमा अपने बेटे को संभाल कर रख लो, किसी दिन मेरे हाथों पिटेगा। मामू मेरे मामा पापा तो ऐसी हरकतें नहीं करते। यार मेरी तो पहली शादी है, जबकि तेरे पापा की दूसरी। मुझ बेचारे को तो शौक पूरे करने दो। हादी अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। रेहान के इशारे करने पर उसकी जुबान को ब्रेक लगी। सॉरी वो मेरी बात का मतलब नहीं था, सॉरी मामू, दूसरी से मुराद कुछ नहीं। मेरी जान, खाना खाओ, उमर ने कहा। सोहा ने सबका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए फातिमा से वेडिंग गिफ्ट का पूछा, जिसमें उसने अभी अपने हाथ में मुझे रिंग को दिखा दिया। उमर ने बात की संभाल जाने मैं सुख का सांस लिया। फातिमा कैसे सबके सामने अपने रिश्ते को तमाशा बनते देखती। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें सामने सारे ज़माने के सामने रुस्वा नहीं किया जाता। वलीमे का फंक्शन इख्तिताम को पहुंचा। रात 1 बजे के करीब उमर कमरे में दाखिल हुआ। उमर ने सोचा कि फातिमा उसका इंतजार कर रही होगी। उसकी सोचे कि बरक्स वो मनान के साथ सुकून से सो रही थी। एक हुक्म सादिर हुआ। नूरी कमरे में आकर कहती है, बीबी जी सामान पैक कर लें, साहब को लेट हो रहा है। कंजा उसका सामान पैक करवाने के लिए आई थी। वो हैरान कर सब समझने की कोशिश करी थी। फातिमा सीधा अपने मामा के कमरे में गई थी। मामा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। आप मना कर दें कि आप मुझे अपने से दूर नहीं भेजेंगी। मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकूँगी। कैसी बातें कर रही हो, वहाँ तुम अकेली कहाँ होगी। मनान और उमर भी तुम्हारे साथ होंगे। अब तुम्हारे मुँह से कोई फजूल बात ना सुनो। शौहर जहाँ हो बीवी भी वहीं अच्छी लगती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, खुद को वक्त दो। वक्त मरहम की तरह हर जख्म को भर देता है। आगे उम्र वाली मुश्किल से माना है।
अब तुम शुरू ना हो जाओ। वैसे एक तरह के ही मिजाज हैं तुम दोनों शौहर बीवी के। मायूस होकर कमरे में दाखिल हुई। उसे पता था अब उसकी दाल कहीं नहीं गलनी। बेड में मुझे ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सबकी नसीहतें लेना ना भूली। सोहा ने मनान का ख्याल रखने, कंजा ने शौर को काबू करने की टिप्स दी। ताई जान और मामा ने घरदारी संभालने की नसीहत दी। तो वो तो वक्त ही बताएगा कि फातिमा ने किन किन बातों को कितना समझा। सबका प्यार लेकर भाई तशरीफ लाए। उमर ड्राइविंग सीट संभाले उसका ही इंतजार कर रहा था। चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि उमर किस दिल से उसको साथ लेकर जा रहा है। हादी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। फातिमा के माथे में बोसा दिया। भाई आप मिलने आया करोगे ना? 2-3 आंसू ने रुखसार का रुक गया था। पागल लड़की रोते थोड़ी ना है। तुम कौन सा अब्रॉड जा रही हो यार? चुप हो जा। तुम्हारा बेटा मशकूक निगाहों से मुझे देख रहा है। आगे हर वक्त हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। हादी की बात सुनकर फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई थी। हादी से गली मिली गाड़ी में बैठी। उमर मेरी बहन का ख्याल रखना। मनान की शरारतों के अलावा वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर थे, जैसे उनका आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो। तकरीबन 9 बजे के करीब गाड़ी एक पोर्शन में रुकी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। फातिमा बाहर का जायजा बाद में ले लेना, अभी अंदर चले। उमर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपनी जान को गोद में उठाया था, जो शरारतें और बोल बोल कर कुछ ज़्यादा ही थक गया था। फातिमा ने उमर के पीछे घर में कदम रखा था। उमर अंदर आकर पता नहीं कौन से कमरे में गुम हो गया था। फातिमा अब ये तेरा ही घर है, तू खुद ही बैठ जा। किसी ने आकर बैठने का नहीं बोलना। खुद से ही हम कलाम हो रही थी। पास सोफे में बैठ गई। मैं खाना लेने जा रहा हूँ, वो ये कहकर चला गया। उमर जब घर लौटा तो सामने का मंजर देखकर आगे बढ़ रहा। यार मैं कैसे मनान को उसके पास छोड़कर जा सकती हूँ, जैसे सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं क्यों उसे उठाऊँ? इतना था तो ना यहाँ ना सोती। किचन की तरफ बड़ा। खाना प्लेटों में निकाला, ग्रॉसरी का सामान संभाला, खुद सुकून से खाना खाने लग गया। मोबाइल की रिंगटोन से उसकी आंख खोली। हादी से बात करके किचन की तरफ गई। किचन में उमर आराम और सुकून से फातिमा की मौजूदगी को फरामोश करके खाने में मसरूफ था। किचन के दरवाजे से ही वापस पलट गई। भूख तो वैसे ही मर गई थी। मैं तो मनान की देखभाल के लिए आई हूँ ना, तो फिर ये कुछ फहमियाँ पालने की क्या ज़रूरत? सारे हालात को झटक कर कमरे की तरफ बढ़ी। मनान के साथ बेड में लेट गई। एक अजीब सा एहसास था। मनान की माँ वहाँ तो सारा टाइम किसी न किसी के साथ मौजूद होता था, मगर अब उसको ही फुल टाइम उसका ख्याल रखना था। माथे कान में बोसा देकर उसे अपने साथ लगाया, जो नींद में ही मुँह की जावी बिगाड़ने लगा था। उमर के रवैये में आंसू बहने के बाद सो गई। उमर को थोड़ा सा मिलाल हुआ, फिर अना के ख्याल में खुद को बंद कर लिया। मनान को देकर अपने कमरे में चला गया। कायमदीन हाउस में रात के खाने में मुकम्मल खामोशी थी। फरखांदा बेगम ने रोको बुरा हाल कर लिया था। अपनी बेटी की याद में फातिमा की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। सही मायनों में उसकी रुखसती आज हुई थी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली थी। दुपट्टा पहनकर बाहर आई। किचन में वजूद को देखकर हैरान हुई थी। सामने वजूद ने मुलाजमा कहकर अपना तारुफ कराया। बीबी जी। जोया बीबी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। साहब ने बताया कि उन्होंने आपसे शादी कर ली है। पर वो आपसे कैसे शादी कर सकते हैं? वो तो बीबी जी से बड़ी मोहब्बत करते थे। सुबह सुबह जोया का नाम सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा था। वो पलटने लगी जब मुलाजमा ने आवाज़ दी, साहब जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, आपके लिए नाश्ता बना दो। नाश्ते का कहकर किचन से निकली। उसे मुलाजमा ही कहा था, भाई शौहर मेरा है जनाब, मुझे बता रही हैं, पर उमर को जाने से पहले बताकर जाना चाहिए था। बैग से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चली गई थी। फ्रेश होकर बाहर निकली। मलान की आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। गुड मॉर्निंग मामा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मामा की जान, चलो आओ मैं तुम्हें फ्रेश करूँ, फिर खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी हुई। मलान के साथ अपनी ज़ात को फरामोश करके दोनों एक साथ मुकम्मल हो जाते थे। उसे फ्रेश करने के बाद दोनों ने खाना खाया था। घर के हर हिस्से का जायजा लिया। मामा ये वाला घर दादा जान के घर से काफ़ी छोटा है, पर प्यारा है। बाहर छोटा सा लॉन था जहाँ मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए थे। बीबी जी ये प्यारा है जी, मुख्त से जवाब दिया। बीबी जी जोया बीबी को फूलों पौधे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए हर हफ्ते कोई नया पौधा लाजमी आता था। इस मुलाजमा ने सुबह से उसका सर खा रखा था। फातिमा के कान पक गए थे एक ही नाम सुनकर। ये मुलाजमा अपनी मालकिन की कुछ ज़्यादा ही वफादार थी। पौधों से एकदम से ही बेजार हो गई। खुद को मुजरिम तस्वर कर रही थी, जैसे उसने खुद ही उसकी मालकिन को मारा हो। उसका दिल कह रहा था उसे उठाकर बाहर फेंक दे। रात के 8 बज चुके थे। मुलाजमा रात का खाना बनाकर चली गई थी। मनान खाना खाकर सो चुका था। उसने बहुत कोशिश की कि वो उसके साथ बातों में नींद को भूल जाए, मगर वो फातिमा कहकर नींद का दीवाना था। घर की खामोशी काट खाने को दौड़ रही थी। इतनी देर तक फ़ोन में मामा पापा सबसे बातें भी की थी। वह गुजारने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार अभी एक दिन हुआ है, बाकी के दिन कैसे गुजारा करूँगी? मोबाइल यूज़ करके थक गई थी। सोचो कमर का सिर्फ एक ही शख्स था जिसे कल रात से देखा ही नहीं था, जिसने एक दफ़ा भी कॉल करने की जहमत नहीं की थी। उसका नहीं तो कम से कम मनान के लिए कॉल कर लेता। हॉर्न की आवाज़ सुनकर बदन में सुकून की लहर दौड़ी। दरवाज़ा खोला। उमर ने सलाम का जवाब देकर किचन से पानी लाकर सामने दिया, जिससे बगैर मज़ाहमत के पी गया था। खाना लगा दूँ जी कहकर कमरे में चला गया। फातिमा ने खाना गर्म करके मेज़ में लगा दिया। उमर भी फ्रेश होकर आ गया। टी शर्ट बिखरे बालों में बहुत ही हसीन लग रहा था। खामोशियों का मुकम्मल रास्ता सिवाय चम्मच के। सुनो
सुबह मनान का एडमिशन करवाने जाना है, मैं आज स्कूल से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। सुबह तुम और मनान रेडी रहना है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। शुक्र है कि उसकी आवाज़ तो सुनने को मिली थी। बर्तन वगैरह उठाकर किचन में रख दिए। धोने की जहमत हरगिज़ नहीं की क्योंकि मुलाजमत सुबह आकर धो लेगी। आज मनान का स्कूल में पहला दिन था जिसकी वजह से उमर और फातिमा से छोड़ने गए थे। मनान अपना ढेर सारा ख्याल रखना, लंच टाइम में कर लेना। मामा मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल रख लूँगा, फिक्र मत करें। दोनों से मिलकर अपनी क्लास में गया। उमर ने फातिमा को घर में ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। मनान के बगैर फातिमा का एक पल भी गुजारा नहीं हो रहा था। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर रहा था, मगर इन दोनों के रिश्ते में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आ रहा था। दो हफ्ते हो गए थे। फातिमा मनान के स्कूल से वापस आने का इंतज़ार करती, उसको होमवर्क करवाती, खुद को मनान पर इतना मसरूफ़ रखती ताकि कुछ सोचने का टाइम ही ना मिले। जो किचन में पिछले घंटे से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। मुलाजमा आज से 1 महीने के लिए छुट्टियों में गई थी। उमर की नज़रों का मफहूम समझकर शर्मिंदा हुई। नाश्ता नहीं बना, मैंने बहुत कोशिश की थी। किचन की हालत ऐसी थी जैसे कोई तूफान या ज़लज़ला आया हो जिसने सब धर्म भरम कर दिया हो। हद है कि एक अंडा बनाने के लिए फातिमा तुमने किचन की यह हालत की है। वो बस अफसोस ही कर सका। जोया को तो कुकिंग करने का बहुत शौक था, वैसे हर लड़की को होता है, पर तुम तो अनोखी मखलूक हो जिसके शौक ही निराले हैं। उमर ने खुद किचन की हालत बेहतर की। अंडा बनाने के लिए सिंक में बर्तनों का ऐसा ढेर था जैसे किसी की दावत का एहतमाम किया गया हो। वक्त के साथ उसे खाना बनाना आ ही गया। कभी रेसिपी बुक से, कभी मोबाइल का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ खाने के काबिल बना लेती। दिल ही दिल में 100 बार शुक्र अदा करती कि उमर उसका हाथ का बना हुआ खाना खा लेता है जैसा मर्जी हो। कभी सालन में मिर्चें ज़्यादा तो कभी नमक। शोरबे वाला सालन की भी ऐसी ही सूरत हाल थी। शोरा बेहद से ज़्यादा पतला होता, जैसे पानी की पूरी बोतल ही डाल दी हो। वो तो पागल उसी में खुश हो जाती। आज दादा जान का फ़ोन आया था, वो सब हमारी तरफ आना जा रहे हैं, मतलब हादी, मामू, अली, वो सब आएंगे। कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। मनान तो अपनी धुन में मगन था, जबकि फातिमा सिर्फ ये सोच कर रह गई थी कितना ज़्यादा काम कौन करेगा, मुलाजमा भी छुट्टी में है। फातिमा मनान को सुलाने कमरे की तरफ जा रही थी जब उमर ने उसे मुखातिब किया। मनान को सुलाकर मेरी बात सुना जी कहकर कमरे में चली गई। बहुत खुश थी कि आज उमर ने उसे खुद मुखातिब किया। काम के अलावा क्या बात करनी होगी, जाऊँ कि ना जाऊँ। फातिमा उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। पर लॉन में उमर लैपटॉप पे काम कर रहा था। वो आपने बुलाया था? हाँ, 1 कप कॉफ़ी बना दो, ऑफिस का कुछ काम करना है। वो बेचारी पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। क्या उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। 1 कप कॉफ़ी ही मांगी, किसी थोड़ी मांगी जो यूँ हैरान हो रही हो। इससे अच्छा किसी मांग लेते। वो मुंह में बुड़बुड़ाई, पैर पटकते किचन में चले गए। उमर ने उसकी बात सुन ली थी। उसके लबों में मुस्कुराहट फैली। सच में बिल्कुल पागल लड़की है। उमर ने काम करने की बहुत कोशिश की, मगर ध्यान भटक इस नवाबजादी की तरफ जा रहा था। लैपटॉप बंद करके अंदर की जाने बढ़ा। फातिमा जो मुंह में किचन की चीज़ों में अपना गुस्सा उतार रही थी, इन बेजुबान चीज़ों में क्यों अपना गुस्सा उतारी हो। फ़ौरन से पहले लबों में मुस्कुराहट फैली। मैं क्यों गुस्सा करने लगी। 2 कप कॉफ़ी के बना लेना, ये कह के किचन से चला गया। सोफे पर बैठ के टीवी ऑन कर लिया। उमर के खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2 कप ऐसे कहा कर गया है जैसे कॉफ़ी पीने के साथ साथ मोहब्बत के 2 बोल बोलने हो। ये आपकी कॉफ़ी, तुम कहाँ जा रही हो? साथ बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं ना जी कहकर सोफे पर बैठ गए। दोनों खामोश थे पर साथ थे। कभी कभी खामोशी में बहुत खास होती हैं। दोनों के पास बातें बहुत सी थी मगर लब खामोश थे। अजीब दिलों की कैफियत थी। सुबह मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो घर का कुछ सामान वगैरह लेकर आएंगे। परसों दादा जान सब लोगों ने आना है तो खाने का अरेंज बाहर से कर लेंगे। कॉफ़ी ख़त्म करके वो अपने कमरे में चला गया। क्या हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से इतने फासले में रहेंगे? क्या कभी हमारे दरमियान सब ठीक हो सकेगा? क्या उमर कभी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या उसकी हैसियत उमर की बीवी की बजाय मनान की माँ है? अनगिनत सवालों ने जन्म लिया जिन सवालों का जवाब सिर्फ कुदरत के पास था। आज इस्लामाबाद में कायम दिन घराने वाले सब लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। खाने की टेबल में मुख्तलिफ इक़साम के खाने मौजूद थे। वहाँ मौजूद हर जीरू सकते की हालत में थे। कंसा जरा मुझे चूंटी तो काटो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सच में सारे खाने फातिमा ने अकेली बनाए हैं जो कभी गलती से भी किचन का रुख नहीं करती। लगता है मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। हादी बोला। इससे पहले कंसा कुछ कार्रवाई करती मनाने आकर हादी के हाथ में अपने दांत घुसा दिए। मामू आपको यकीन आ गया कि आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे? हादी ने जल्दी से अपना हाथ झटका। हद है मनान, परसों जब इनके आने की इत्तला मिली थी तो तब से वो काम में लग गई थी। उमर के मना करने के बावजूद भी उसने सारे खाने खुद बनाए थे। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कि वो सब पहली बार हमारे घर आए तो हम बाजार से खाना मंगवा लें। मनान आज फुल टाइम अपने पापा के पास था। फातिमा को तो 1 सेकंड भी कामों से फुर्सत नहीं मिली। हादी सबसे ऐसे मुखातिब हुआ जैसे कोई ज़रूरी ऐलान करना हो। अपनी जगह से उठकर हाथों को मुँह के करीब ले जाकर जैसे माइक पकड़ा हो। सुनो 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 सब जी मखलूक। जिस तरह कायदे आज़म के चौथे नुकात काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ हैं, आज मैं कुछ और काबिल ज़िक्र नुकात बयान करता हूँ जो तारीख़ में सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल हैं। पहला नुकात, हम इस वक्त फातिमा उमर के घर में मौजूद हैं। जैसे कि आप सब ने घर का छप्पा चेक किया है कि किस तरह सफाई का ख्याल रखा गया है। हर चीज़ उसकी जगह में मौजूद है। इसके बरक्स फातिमा के कमरे की हालत देखने के काबिल नहीं होती थी। जूते कपड़ों की जगह कपड़े फर्श में मौजूद होते थे। अगर कोई कपड़े अलमारी में होते तो उनकी हालत ऐसी होती जैसे अपनी मालकिन के कदमों को चूमने की शहादत हासिल कर रही हो। दूसरा नुकात, ये खाने जो काबिल तारीफ़ है, नॉट बैड।
टेस्ट भी अच्छा है। जिस लड़की को एक अंडा भी नहीं उबालना आता था, शादी के 1 महीने बाद इतनी टेस्टी खाने, वेल डन। मेज पर हाथ मारकर दाद दी। तीसरा नुकात, फातिमा के पाँव की जानिब देखो। क्या पिछले इतने सालों में कभी भी पाजेब नहीं उतरी थी? फातिमा को बचपन से ही पाजेब पहनने का बहुत शौक था। बाजार में दाखिल होकर पहला काम पाजेब खरीदना होता था। ज्वेलरी में उसकी पसंद की चीज़ होती थी। सबने हैरान और मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा। उन्हें अच्छी तरह याद है कि एक बार फरखाना बेगम ने उसे इतना डांटा, मगर मजाल है इस लड़की ने पाजेब उतारी हो। फातिमा को याद है कि शादी के 1 हफ्ते बाद जब वो मनान के साथ फुटबॉल खेल रही थी, उछलने की वजह से उसकी पाजेब से छन छन की आवाज़ें आ रही थी। तो इस बात में उमर ने उसे इतना डांटा था कि आइंदा मैं तुम्हारे पाँव में फजूल चीज़ ना देखूँ। उसके बाद उसने पाजेब उतार दी। उसे हर उस चीज़ से नफरत होने लगी थी जो उमर को पसंद नहीं थी। चौथा नुकात, आपकी साहबजादी खाने के इतने अनवा देखकर भी खाने से दूर है, जो खाने की मेज़ में सबसे पहले मौजूद होती थी। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि पहले फातिमा सिकंदर थी और अब फातिमा उम्र है। मेरी आंखों में अब सिर्फ तुम दिखते हो, लेकिन लोग मुझे अब तुम्हारे नाम से जानते हैं। उमर ने गौर व फिक्र से वहाँ खड़े वजूद को देखा तो जिसके बेटे और उसकी खातिर इतना बदल गई थी, बचपन की ख्वाहिश न चाह कर भी दिल से ना निकाल सकता था। वैसे मिसेस सिकंदर, आपको आज अपनी बेटी को देखकर रश्क आना चाहिए। ऐसे ही हर वक्त आप मेरी बहन को डांटती रहती हैं, ससुराल में जाकर ना कटवाएगी। सिकंदर फरखाना बेगम के चेहरे में फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे कोई चीज़ जीत कर आए हों। आज उनकी लाडली की वजह से उनका सर फखर से ऊंचा था। मामा जब मैं खाने की टेबल से बोलती थी तो आप मुझे फ़ौरन डांट देते थे। दादा जान आप भी मामा का साथ देते थे कि खाने के दौरान बोलना बुरी बात है। मुझे भेजने के बाद आपके उसूल बदल गए हैं। रेहान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। नहीं बदले तो नहीं गए, मगर तुम्हें बेचने के बाद हम आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। या मैं तो बड़े मज़े से हूँ। दोनों माओं पर सिर्फ मेरा ही हक है। कंजा भी बोली। फातिमा जो कब से बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रही थी। एक तो अपनी फैमिली से इतने दूर आई थी, दूसरा हाथी की बातों से उसे क्या क्या कुछ याद आया था। आंसू ने अब गालों का रुख किया। न चाहकर भी वो अपने आंसू रोक नहीं सकी थी। रेहान ने आगे बढ़कर उससे गले से लगाया था, उसके आंसू साफ किए। यार बस हम मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता तुम रोने लग जाओगी। सॉरी यार। हाथी भी आगे बढ़ा था। मनान ने अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों को अपनी मामा से जुदा किया। आप बहुत बुरे हैं, मेरी मामा को रुला दिया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। फातिमा यार चुप हो जाओ, तुम्हारे लाडले की आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसको चुप करवाना हमारे बस में नहीं है। तुम यार इतना खामोश थी तो तुम्हें तंग करने के लिए ये सब कर रहे थे। वैसे उमर भाई, सारी आदतें बदल दी हैं, ये भी बदल दे। हर छोटी छोटी सी बात पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। कंजा ने कहा। कायमदीन की आवाज़ में सबने खामोशी से खाना खाया। दादा जान ये क्या बेटा, आज हमने पहली बार आपके हाथ से खाना खाया तो ये उसका इनाम। सब ने उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। हादी ने उसे सोने की पाजेब गिफ्ट की, उसे वो बहुत अच्छी लगी, वो चाहकर भी ना पहन सकी। सब मिलकर गाड़ी में बैठ चुके थे सिवाय हादी के। चलो अब मैं भी चलता हूँ। माना कि नई नई शादी हुई है, दोनों लव बर्ड्स को एक साथ वक्त गुजारना चाहिए, मगर उमर भाई की मेरी इकलौती बहन है तो अगले वीकेंड में उसे लाजमी लेकर आना, वरना मैं खुद ही लेने आ जाऊँगा, ठीक है? खुदा हाफिज़ कहकर वो चले गए थे। फातिमा की निगाहों ने दूर तक उन्हें रुखसत किया था। उसने इतनी दफ़ा कंजा और मामा को कहा था कि कुछ दिन के लिए मेरे पास रुक जाए, मगर वो ना माने। आज उस दिन उस घर में कितनी रौनक थी। अब अंदर भर कर किचन का काम निपटा रही थी। उमर उसके पीछे खड़ा हो गया। आप? वो मुड़ी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं। क्यों, मेरा किचन में आना मना है? उमर ने उसे कंधे से पकड़ कर पास कुर्सी में बिठा दिया। तुम अब आराम से बैठो, मैं बर्तन धो देता हूँ। फातिमा के मना करने के बावजूद बर्तन धोने लग गया। बर्तन धोने के बाद उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी जो रोने का शुगल फरमा रही थी। अब क्या हुआ है? उमर उसे खड़ा करके अपने साथ लगाया। मुझे इन दोनों को बहुत याद आ रही है। वैसे हद करती हो, अभी 1 घंटा भी मुश्किल से हुआ है और अभी से तुम उनकी याद आ रही। उसे बाजू से थाम कर खुद से अलग किया। फातिमा की हलक से सी की आवाज़ निकली। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने जल्दी से बाजू साइड में कर लिया। उमर ने उसको कुर्सी में बिठाया, उसका बाजू पकड़ कर कपड़ा ऊपर किया तो वहाँ जला हुआ निशान था। ये क्या हुआ? साथ ही सुन सुन करके रोना भी शुरू हो चुका। वो काम करके चल गया था। हद है वैसे तुम्हारी। ट्यूब ढूंढकर उसके हाथ में लगाई, साथ अपनी उंगली के पोरों से उसके आंसू साफ किए। उसका लम्स पाकर उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। पेन किलर देने के बाद कितनी देर उसके पास बेड में ही बैठा रहा, हाथ आगे बढ़ाकर हवाला लड्डू को पीछे कितना करना चाहा था। उमर, तो मेरे साथ कैसे बेवफाई कर सकते हो? जोया की कहीं से आवाज़ आई। उसके हाथ वहीं थम गए थे। गुस्से में दरवाजे बंद करके वो अपने कमरे में चला गया था। इतनी देर तक सिगरेट पीता रहा, नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ दिन बाद फातिमा इधर आओ। वो इतनी गरजदार आवाज़ में धाड़ा था कि वो सहम गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा और वो बुरी तरह सहम गई। मनान को बुखार है और तुमने बताने के बजाय उसके पास बैठने की भी जहमत नहीं की। उमर ने एक झटके से उसे खींचकर दीवार से पिन किया। वो खून खबर निगाहों से उसके सरापे वजूद को देख रहा था जो पर्पल मैक्सी मैचिंग ज्वेलरी जेबतन की हुई थी। दिल की एक बीट मिस होते हुए महसूस हुई थी। अगर खुद सच संवरने से फुर्सत मिल गई हो तो मनान का भी ख्याल रख लो। जिस दिन से ज़िंदगी में आई हो, ज़िंदगी सा बना कर रख दी है। छोड़ें उमर, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ें। उमर की उंगलियाँ उसकी नाजुक बाजू में धंस गई थी। फातिमा के आंसू भी उसके दिल में रहम पैदा नहीं कर रहे थे।
वैसे इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि कैसे कोई कैसी किसी की औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकता है, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। वो मेरा और ज़ोया की औलाद है। नहीं उमा, वो मेरी औलाद है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से सच तो नहीं बदल सकता। वो सिर्फ मेरी औलाद है, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। अपने दिमाग में बात अच्छे से बिठा लो। गजबदार आवाज़ में कहा। मनान को गोद में उठाकर कमरे से निकल गया। वो वहाँ बुद्ध बनी खड़ी रही। थप्पड़ का दर्द बहुत पीछे रह गया था। उसने तो मनान से खालिस और बेलुस मोहब्बत की थी और वो उसे सौतेली माँ का खुताब देकर गया था। वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है? श्रृंगार में इसके सामने अगर अपनी सारी ज्वेलरी फेंकी, ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई थी। आईने के सामने रगड़ रगड़ कर मेकअप साफ कर किया। कितने आंसू बेमोल हो गए थे। ड्रेस चेंज करके बेड की ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। दरवाजे में होने वाली दस्तक पर उसने आंखें खोली। सामने वाले बुजुर्ग को देखकर सुकून की लहर खून की मारे जिस्म में दौड़ी। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ आराम कर रही हो। जब उमर मनान को बेड में लेटाकर खुद टीवी लॉन्च में आया तो तब कंजा और हादी आई थी। फातिमा को पूछा तो उसने बताया कि वो फ्रेश हो रही है। जब बाहर ना आई तो हादी खुद इसके कमरे में चला गया था। भाई कैसे हैं आप? और कब आए? घर में सब कैसे हैं? आपके साथ कौन कौन आया है? फातिमा थोड़ा सांस तो ले लो। एक ही सांस में कितने सवाल पूछोगे? सब ठीक है, मैं और मेरी मिसेज आई हैं। हादी के साथ बाहर आई। दुश्मन जान के चेहरे में इतना आराम और सुकून था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फातिमा रो रो कर इतना बुरा हाल कर लिया। मैदान का बुखार ठीक हो जाएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मामा ने कहा तो है कि मौसम में बुखार है। कंजा तुम्हें मैदान की तबीयत का कैसे पता चला? उमर ने पूछा। भाई आपकी मिसेज ने सुबह से फ़ोन करके हमारा दिमाग खा लिया है। मामा ने उसे इतना समझाया था कि रोना तो बंद करो, फिर उन्होंने सिरप बताया तो तब जाकर आपकी मिसेज को तसल्ली हुई। अब कैसी तबीयत है उसकी? हादी ने पूछा। ठीक। उमर को फातिमा की नम आंखें देखकर बहुत गुस्सा आया। रोड पर आज उसका झगड़ा हो गया था और सारा गुस्सा उसने फातिमा पर उतार दिया। भाई हम कुछ दिनों के लिए फातिमा को लेकर जा रहे हैं, सबको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उमर ने मुख्तसर से जवाब दिया। फातिमा सामान पैक करने के लिए कमरे में चली गई थी। उमर भी उसके साथ कमरे में चला गया। फातिमा ने मुड़कर उसकी जानिब देखने की गलती नहीं की कि वो मैं गुस्से में था। ओ आप ये बताएं कि आप किस वक्त गुस्से में नहीं होते? सबके लिए आप हंसमुख खुश मिजाज होते हैं, मगर जब आपको मेरी शक्ल नजर आती है आप माथे में बल पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी वो शिकायत कर देती है। बाप सुकून से रहना, कुछ दिन मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। क्या मैं मनान को अपने साथ ले जा सकती हूँ? सब उसका पूछेंगे। जाहिर सी बात है वो तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारे साथ ही जाएगा। फातिमा जो कब से काम में मसरूफ थी उसकी बात पर नजर उठाकर उमर की तरफ देखा जिसे पूछ रही हो कि आपने ही कुछ देर पहले कहा था। काली आंखें पूरी आंखों से टकराई। एक की आंखों में शिकवे थे जबकि दूसरे की आंखों में नए जज्बात जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। दरवाजे की आवाज़ में दोनों एक दूसरे के सर से निकले थे। हद है यार, मेहमानों को बाहर बिठाकर तुम दोनों गायब हो गए। माना कि नई नई शादी हुई है, बीवी को भेजने का दिल नहीं कर रहा, पर मेरे भाई हमारा भी सोच, हमारी भी एक ही बहन है, हम भी उससे उदास हो जाते हैं। उमर यार तुम भी हमारे साथ चल। नहीं, किसी ने मुझे साथ चलने का कहा ही नहीं। अंदाज ऐसा था जैसे पता नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। उमर ने फातिमा को देखकर आंख बंद की। चलो फातिमा, मनान और कंजा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ मैं कोई वेला बंदा नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी छोटे छोटे माँ बाप हैं, एक अदद बीवी भी है और मैं बेचारा गरीब आदमी। उमर ने हादी की बात सुनकर उसके पेट पर पंच मारा। हद है फजूल बातों की। किसी ने अपना दिमाग खराब करना हो तो सिर्फ एक काम करे, हादी के मुँह लग जाए। इसलिए तो तेरी बहन मेरे मुँह लगी है। हादी मेरे बच्चे से बच कर रहना। ओह मैं तो भूल ही गया था, इस आफत की पुड़िया को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। भाई चले, आपको देर हो रही है। हाँ, उमर ने कार तक उन्हें रुखसत किया था। आस ही रह गई थी कि फातिमा एक नजर उठाकर देख ले। फातिमा मुसलसल सोचों में गुम थी। हादी की आवाज़ से सोचों का तसलसल टूटा था। फातिमा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना खामोश हो, वो बस सर में दर्द हो रहा है। गाड़ी कायमदीन हाउस पहुंची थी जहां लॉन में सब लोग मौजूद थे। जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर सबसे मिली। हमारा बेटा तो हमें भूल ही गया है। नहीं पापा, अब उसकी बात भी नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। रात के डिनर के बाद अपने कमरे में चली गई। मैदान अपनी दादी के पास था। उमर का रवैया सोच सोच कर दिल बेचैन हो रहा था। पता नहीं कभी वो मुझसे इतनी नफरत करता है। जब लगता है सब ठीक हो रहा है तभी सब खराब हो जाता है। तुम सिर्फ फातिमा से नफरत करते हो, उससे शादी भी सिर्फ मनान की वजह से की है। जब से वो दोनों गए थे उमर ने अपने कमरे का बुरा हाल कर लिया था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों उसे याद कर रहा हूँ। सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। गुस्से में हाथ शीशे में मारा, शीशा चकनाचूर हो गया था। हाथ से खून का फवारा निकला जिसकी परवाह किए बगैर दोबारा हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में मारा था। कैसे वो किसी लड़की पर हाथ उठा सकता है? दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, वो कोई लड़की नहीं तुम्हारी बीवी है। और ये बात वो मानने से इनकार कर रहा था। फातिमा को एक हफ्ता हो गया था मगर उमर ने एक बार भी कॉल करने की जहमत नहीं की थी। फातिमा की समझ से बाहर उमर था। कभी उसका मूड अच्छा हो जाता, कभी बुरा। फातिमा कुछ दिन मजीद रहने के बाद खुद इस्लामाबाद आ गई थी। अलबत्ता उमर लेने नहीं आया था। न जाकर मनान की पढ़ाई की वजह से आना पड़ा। लाहौर से आकर बहुत उदास हो गई थी। वहाँ इतनी रौनकें थीं और यहाँ सिर्फ खामोशी ही खामोशी। मनान थकावट की वजह से जल्दी सो गया था। उमर इनके आने से बेखबर था। फातिमा बेमकसद इधर उधर घूम रही थी अपनी बोरियत दूर करने के लिए। उमर के कमरे की जानिब बढ़ी। जब से वो यहाँ आई थी उमर के कमरे में कभी भी नहीं गई थी। मुलाजमा ही कमरे की सफाई करती थी।
जब कमरे वाले पर ही हक नहीं तो कमरे में जाने का क्या फ़ायदा। कमरे का दरवाज़ा खोला, दुश्मन जान की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। कमरे की हर चीज़ का जायज़ा लिया। जोया वहाँ ना होकर भी हर जगह मौजूद थी और वो मौजूद होकर भी कहीं नहीं थी। सामने वॉल में इन दोनों और मनान की ढेरों तस्वीरें लगी हुई थीं, जहाँ वो एक मुकम्मल और खुश फैमिली लग रहे थे। बेदर्दी से आंखें रगड़ी अलमारी का एक पलड़ा खोला, जहाँ उम्र के कपड़े सलीके से मौजूद थे। दूसरे में जोया के कपड़े मौजूद थे। कपड़ों को उंगलियों के पूरे से छुआ, मन चाही बीवी की हर चीज़ ऐसे सलीके से संभाल कर रखी है जैसे वो अभी भी यहाँ मौजूद है। घड़ी में टाइम देखा और एक हैंगर उठाकर वॉशरूम में चली गई। मेज़ के सामने सिंगार कर रही थी कि उमर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो आप जल्दी आ गए। एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर अपनी छाप छोड़ गया था। कहर भरी सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। फातिमा मुंह के बल कारपेट में गिरी थी, बाजू से पकड़कर उसे दीवार से पिन किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई जोया की साड़ी पहनने की, जो इस वक्त रेड लिपस्टिक में मौजूद थी। मैं वो ये क्या लगा रखी है? उसकी बाजू को इतनी शिद्दत से कमर से लगाया था, दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। तुमने सोचा बेटा काबू में आ गया, बाप को भी काबू में कर लिया जाए। एक मिनट अच्छे से बात कर लो तो पता नहीं खुद को क्या समझने बैठ जाती हो। उमर आप इस वक्त अपने होश और हवास में नहीं है, आप ड्रिंक करके आए हैं। हम बाद में सुकून से बात करेंगे। उसके राधे भाम कर उड़ कर बोली थी। आंसू में तवादर बह रहे थे। तुमने सोचा था कि जोया के कपड़े पहनकर मुझे अपनी तरफ माइल कर सको। उमर बहुत सुन लिया आपकी बकवास, छोड़े मुझे दर्द हो रहा है। बस मैं बोर हो रही थी तो यहाँ चली आई। थका देखा उसे खुद से दूर किया था, खुद को आज़ाद करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। उमर ने खूनखवार नजरों से उसकी तरफ देखा था, कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। जिस काम से आई हो वो तो कर लो। बेड की तरफ फेंक कर उसकी तरफ झुका था। मामा उठे, आप कब से सो रही हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। मनान कब से उसे उठा रहा था, फिर वो नींद में कसमसाई आंखें खोली, सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। रोने की वजह से आंखों में दर्द भी हो रहा था। मामा मैंने आपको सारे घर में ढूंढा पर आप यहाँ सो रही हैं। रात के सारे मनाजर उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। मनान आप जाओ, मैं फ्रेश होकर बाहर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? शायद वो ऑफिस चले गए हैं। ठीक, फ्रेश होने के बाद मनान को नाश्ता करवाएं। मामा आप भी नाश्ता कर लें। नहीं आप करो, मुझे भूख नहीं है। उमर की जब सुबह आंख खुली तो अपने कंधे में वजन महसूस हुआ, जहां फातिमा सरक कर सोई हुई थी। रात वाला सारा मनाज़र फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। उफ शिट, मैंने क्या कर दिया? उसे अच्छी तरह याद था कि दिन भर को जोया और फातिमा दोनों की याद सता रही थी। उसे समझ नहीं आती कि फातिमा की क्यों इतनी याद आ रही है। इन दोनों से छुटकारा हासिल करने के लिए हराम मशरूब का पहली बार इस्तेमाल किया। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज वो और मनान वापस आ जाएंगे। उसके ऊपर कंफर्टर ठीक करके वॉशरूम में चला गया। दरवाजे की दस्तक पर उसकी आंख खोली थी। दरवाजा खोला, सामने उमर मौजूद था। फातिमा चाची की कॉल आई है, वो तुमसे बात करना चाह रही हैं। तुम्हारे फ़ोन में वो सुबह से ट्राई कर रही थी। ये लो फ़ोन, चाची जान होल्ड में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? सच में तुम ठीक हो? जी मामा, इसे अभी क्या हो गया जो आप परेशान हैं? रात को मैंने ख्वाब देखा था, बस इसलिए परेशान थी। मामा आप कब से ख्वाबों में यकीन रखने लग गई हैं? वैसे भी ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है। बातें करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। रात के बाद अब दोनों का आमना सामना हुआ था। उमर को उसकी सूजी और सुर्ख निगाहें देखकर बहुत अफसोस हुआ। शफाफ गाल में उसकी उंगलियों के निशान नुमाए थे। फातिमा जो कब से फ़ोन सुनने के साथ उमर की निगाहें खुद में महसूस कर रही थी, इसने जल्दी कॉल बंद कर दी। और वो जनाब पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए थे। ये ले फ़ोन, कमरे में जाए, मुझे नींद आ रही है। उसके ऊँचा बोलने में होश की दुनिया में वापस आया था। फ़ोन पकड़ा, उसके मुंह में दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन के बाद उमर और फातिमा का आमना सामना ना होने के बराबर था। उमर रात लेट वापस आता, वो मनान को नाश्ता करवा कर अपने कमरे में चली जाती थी। उमर अपनी गलती पर शर्मसार था। वो चाह कर भी उससे माफ़ी नहीं मांग पा रहा था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। पापा इतने दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं गए, आप दोनों के साथ मिलकर बातें भी नहीं की। प्लीज़ पापा आज बाहर आइसक्रीम और खाना खाने चलते हैं ना? ठीक है मेरी जान, जाकर अपनी मम्मा को लेकर आओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बस थोड़े मक्खन अपनी मामा के लिए भी बचा कर रख लो। मैं जल्दी उन्हें लेकर आता हूँ। मामा चले ना, कब से पापा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद ही चले जाओ प्लीज़, आ जाएंगे। ले आपकी शॉल, उंगली से पकड़कर बाहर लेकर गया था। मामा आप आगे बैठे, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। खुशगवार माहौल में खाना खाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मुसलसल नोट कर रहा था। हिम्मत करके पूछ ही लिया। जी मुख्तसर जवाब दिया। उमर को उसके लहजे में हैरत हुई, अपने लिए इतनी अजनबियत। मनान फातिमा की गोद में ही सो गया था। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाने से पहले डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। मैं ठीक हूँ। मनान की पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक। उमर का दिल चाह रहा था कि वो कोई बात या कोई गिला ही करे, मगर बिल्कुल खामोश थी। पूरा रास्ता खामोशी की नजर हुआ। गाड़ी पुरुष में रुकी। उमर मनान को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ा। आप रहने दे, मैं खुद उसको अंदर लेकर जाऊंगी। फातिमा उसको गोद में उठाकर अपने कमरे में आ गई थी। उमर कितनी देर तक बंद दरवाजा देखता रहा। पापा जल्दी करें, हमें हॉस्पिटल जाना है। फातिमा जो किचन में काम कर रही थी, मनान की बात सुनकर फौरन टीवी लॉन्च में आई थी। उमर जो रात की न्यूज़ सुन रहा था, टीवी का वॉल्यूम बंद करके मनान की तरफ मुतवज्जा। क्या हुआ पापा की जान को? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी जी पापा, वो कल मेरे दोस्त ने स्कूल से छुट्टी की थी, वो हॉस्पिटल गया हुआ था। अब आपके दोस्त की तबीयत कैसी है? मम्मा वो बिल्कुल ठीक है। तो पापा की जान को क्यों रात के 10 बजे हॉस्पिटल जाना है?
मेरा दोस्त कल हॉस्पिटल से अपनी बहन लेकर आया है तो मैंने भी अपनी बहन लेकर आनी है। चलो पापा हम तीनों चलते हैं। मनान की बात सुनकर फातिमा का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया तो उमर के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मनान सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सोने के लिए आ जाओ। पर मामा हमने अभी जाना है। फातिमा ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी। उमर ने बड़ी मुश्किल से मनान को बहलाया। फातिमा जो रात के खाने के बर्तन उठा रही थी उमर की आवाज़ में चौंकी थी। जो अभी ऑफिस से आया था वो मुझे तकरीबन 5 माह के लिए अब्रॉड जाना है। ऑफिस के सिलसिले से तो तुम और मनान को सुबह लाहौर छोड़ाऊंगा। नहीं हम यहाँ रह लेंगे। मनान के फाइनल पेपर्स भी शुरू होने वाले हैं तो आप फिक्र ना करें। मगर तुम लोग यहाँ कैसे रहोगे? मनान मेरे साथ होगा। आप मामा से भी जाने की कोई बात ना करना, वैसे ही वो परेशान रहती है। मैं कंजा को बुला लेता मगर वो हादी के साथ हनीमून में गई है। आपको किसी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मुझ पर इतना तो भरोसा है ही कि मैं मनान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आपकी फ़्लाइट कब है? सुबह 8 बजे। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? आज इतने महीनों बाद फातिमा ने उससे खाने का पूछा था। उमर के लब मुस्कुराया। हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फातिमा खाना लगाकर कमरे में चली गई। मनान की जिद पर फातिमा और मनान उमर को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। मनान अपना और मामा का ढेर सारा ख्याल रखना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है ना। मनान को खुद से अलग कर फातिमा को खुदा हाफिज कहा और चला गया। फातिमा की नम आंखें उमर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वापस आकर सब ठीक कर दूंगा। अब मनान, तुम और मैं एक मुकम्मल फैमिली होंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी में मनान की वजह से मुश्किल अपने आंसू को रोका हुआ था। कमरे में आकर बह गए थे। 5 महीने कैसे गुजारेंगे आपके बगैर? आपने कभी सोचा है जब आप वापस आएंगे तो कितना कुछ बदल जाएगा? रात का पहर, तूफानी बारिश। इस्लामाबाद का मौसम किसी आने वाले तूफान की सिमत इशारा कर रहा था। रात के 10 बजे एक वजूद कमरे में दाखिल हुआ। इतने महीनों बाद वो वापस आया था। प्यार से मनान के माथे को चूमा। मनान की आँख खोली। पापा आप आ गए? आपने तो 15 दिन बाद आना था। चहकर उमर के गले लगा था। उमर ने भी जी भरकर प्यार किया। उमर को आवाज़ देकर उस नन्हे वजूद की तरफ इशारा किया। पापा जल्दी से उसे बाहर ले आए। मम्मा भी सोई हैं, ये तंग ही इतना करती है। उमर ने कांपते हाथों से मनान के कहने में उसे अपने हाथों में उठाया था। नम आंखों से अपने हाथ में नन्हे से वजूद को देखा। पापा की जान, ये कौन है? पापा ये मेरी बहन है। पापा मैंने इसका नाम एंजल रखा है। प्यारा नाम है। हम इसको हॉस्पिटल से लाए थे। आपने तो मेरी बात मानी नहीं मगर मामा ने मान ली। उमर मनान की बात को समझने की कोशिश करता है। ये 5 महीने बाद आया है, ये 5 सालों बाद आया है। बेटा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी तो रोज़ आपसे फ़ोन में बात होती थी। मामा ने मना किया था क्योंकि अगर मैं आपको बता देता तो मामा का सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। नानो दादो वगैरह आई थी? नहीं, उन्हें भी हमने नहीं बताया। मामा ने कहा था जब आप आएंगे तो हम सब मिलकर लाहौर जाएंगे। जब एंजल हुई थी तो कौन आपके पास था? पापा, मैं और वो काम वाली आंटी मामा के पास थी। मामा ने कहा था कि अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हादी मामू को फ़ोन कर देना। मनाने की बात तो आसानी कह दी मगर फातिमा को कुछ हो जाने का एहसास उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गया था। पापा ये देखो कितनी प्यारी है। वो कभी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से खेलता, कभी उसके गालों को छूता। मनान अपनी ही धुन में मगन था जबकि उमर के चेहरे में कई रंग आए और कई गए। वो कैसे ये बात भूल गया था कि उसने खुद उसे अपनी बीवी होने का दर्जा दिया था। उसकी तबीयत खराब थी तो मैं कैसे उससे गाफिल हो सकता था? मैं कैसे अपने वजूद से बाखबर था? उसके सामने उसकी बेटी जो लगभग 1 महीने की थी और उसको इस बात का इल्म भी नहीं था। आंसू ने आंखों का दामन छोड़कर रुखसार का रुख किया था। पुरस्कार की कैफियत का शिकार था जिसे पल भर में उसकी कुल दुनिया ही बदल गई हो। इस नन्हे से वजूद के माथे में पहला बूसा दिया था। वो नींद में ही मुंह के जाविये कब से बिगाड़ रही थी। गलती से भी उठने की कोशिश नहीं की। फातिमा अपने सामने उमर को देखकर सकते में चली गई थी। मनान और अपनी बेटी को अपने पास ना पाकर पागलों की तरह कमरे से बाहर आई। सामने का मंजर देखकर उसे अपने पाँव में खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। उमर नम आंखों से अपनी बेटी को दीवानों की तरह चूम रहा था। मामा मनान की आवाज़ ने दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाया। फातिमा सोफे का सहारा लेकर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। उमर अपने सामने इस वजूद को देख रहा था जिसका दुपट्टा शाने की एक तरफ लटका हुआ था। आंखें नींद की वजह से बोझल, चेहरा जद, काफ़ी कमज़ोर और जल्दी में पाँव में जूती भी नहीं पहनी हुई थी। वो फातिमा सिकंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ फातिमा लग रही थी। मामा आपने कहा था जब पापा आएंगे तो तब हम एंजल का नाम रखेंगे। मनान उससे पहले कुछ और कहता। फातिमा फ़ौरन मनान को सोने का कहती और वो सोने के लिए चला गया। मुकम्मल खामोशी थी। उमर के पास अल्फाज ही नहीं थे कि वो क्या कहे। पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। बकौल मनान के एंजल के रोने से माहौल में खामोशी ख़त्म हुई। उमर ने आगे बढ़कर उसे फातिमा के हवाले किया जो मुसलसल रो रही थी। इसके यूं रोने पर उमर के दिल को कुछ हो रहा था। फातिमा क्यों इतना रो रही है? क्योंकि उसे पता है कि बड़े होकर भी दुख और दर्द ही मिलने हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करवा रही हो। वो उमर को नचा कर भी तंज कर गई थी। फातिमा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती? ये कि मनचाही बीवी जो ना होकर आप आज भी हर जगह मौजूद है। आपके बेडरूम से लेकर आपके दिल में सिर्फ वो ही बसती है। उसकी औलाद भी हमेशा मनचाही ही होगी। और जाहिर सी बात है मैं अनचाही हूँ तो मेरी औलाद भी अनचाही ही होगी। आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं ये बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आप मेरी बेटी से नफरत करें ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी।
उमर ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया था। फातिमा ना चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। उसके लम्स के लिए वो कितना तरसी थी। मैं ना तुमसे नफरत करता हूँ, ना ही अपनी औलाद से। ये भी मुझे मनान की तरह अजीज है। अपने छोटे से दिमाग में इतनी फजूल बातें मत भरो। जैसे ही वो होश में आई, उमर को खुद से अलग करके कमरे से चली गई। उमर को अच्छी तरह याद था जब जोया की ऐसी हालत थी तो वो कैसे उसका पूरा दिन ख्याल रखता था। डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसको अपने हाथों से खाना बनाकर देना, यहाँ तक कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई मौजूद ना था तो उसे लाहौर छोड़ाया। उसे फातिमा में हैरत हुई, जो लड़की एक छुरी के कट से पूरा घर सर पर उठा लेती थी, वो इतनी सारी तकलीफें के लिए बर्दाश्त कर रही थी। उसने हमेशा इस रिश्ते का भरम रखा और मैंने अपनी जिद इतना अना गुरूर में आकर अपने इस खूबसूरत रिश्ते को दांव में लगा दिया। सोफे से उठकर 2 बजे के करीब अंदर गया था, जहाँ उसकी कोई कायनात उसके होश उड़ाकर मजे से सो रही थी। बेबी कॉट में अपनी नन्ही सी जान को देखा जो मजे से सो रही थी। दिल चाहा कि उसको अपने सीने से अलग ही ना करे। मेरी छोटी सी जान, थोड़ा अपने पापा पर भी चली जाती। सारे नए नक्श अपने मामा से चुराए हैं। उसके माथे में बोसा देकर आहिस्ता से बैकग्राउंड से टेक लगा गई। नजर सामने अपनी जान मतर का तवाफ कर रही थी, जिस हिसाब से वो हमेशा भाग रहा था कि फातिमा ने बहुत पहले इस दिन में अपना मकाम बना लिया है। आज हर बात को तस्लीम कर रहा था, फातिमा के हर एक नक्श को हिफ्ज कर रहा था। पता नहीं रात के कौन से पहर उसकी आंख लगी। सुबह जब फातिमा की आंख खुली, उमर को अपने पास देखकर एकदम से उसके चेहरे में खो गई थी। पास होकर भी कितने दूर हैं हम। रात को उमर की आंखों में नदामत, पछतावा, माफ़ी, शर्मिंदगी, मोहब्बत सब मौजूद था। मगर अब इन चीज़ों का क्या ही फ़ायदा जब मेरा दिल ही हर जज्बे से खाली हो गया है। खुद पर निगाहों की तपिश महसूस पाकर उमर ने आंखें खोली थी। दोनों की नज़रें मिली। फातिमा ने फ़ौरन नज़र फेर ली थी, जिससे उमर करता था गुड मॉर्निंग मामा पापा दोनों को एक साथ। गुड मॉर्निंग पापा की जान, मनान जाओ गार अंकल को कहो कि ड्राइवर को फ़ोन कर दे, हमने लाहौर जाना है। 1 घंटे के अंदर वो यहाँ मौजूद हो। मनान अपनी मामा को कह दो जब मेरा इंतज़ार कर रही थी लाहौर जाने के लिए, तो अब साथ चलती हैं। मनान, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, जो मैंने कहा है मामा का अच्छा बेटा वो ही करेगा। मनान एक नज़र अपनी माँ और एक नज़र अपने बाप को देख रहा था। फातिमा खड़े होने का इशारा कर रही थी, जबकि उमर बैठने का। वैसे मनान, अपनी मामा से पूछकर बताओ कि किसने उन्हें कहा है कि वो गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं। जब से मैं आया वो गुस्सा ही कर रही हैं। सच में मामा, आपके गाल में भी गुलाब की तरह सुर्ख हो गए हैं। उमर की नज़रों से पजल हो रही थी, इसलिए वॉशरूम में घुस गई। फातिमा के जाने के बाद उमर ने आंखें मूंद ली। मनान ने उसके सीने में सर रखा। पापा, लगता है मामा आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मुझे भी यही लगता है। पापा, आप उनको मना लें, वो तो बड़ी आसानी से मान जाती हैं। उमर हैरान होकर मनान को देख रहा था, जो इतनी उम्र में कितना मैच्योर हो गया था। कैसे उसने कभी एंजल का जिक्र भी नहीं किया। मनान ने उमर के माथे पे किस किया। पापा, जब वो मुझसे नाराज़ होती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, वो फ़ौरन मुझे अपने गले लगा लेती है। उमर को अपनी नन्ही सी जान पर बेहद ही प्यार आया था। पापा, गुदगुदी बस करें। दोनों का कहका बुलंद हुआ। कहके का शोर सुनकर बेबी कॉर्ट में हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई, साथ ही रोना शुरू हुआ। उमर जल्दी से बेड से उठा, उसको अपनी बाहों में समाया। मेरा बेटा, बस रोना तो बंद करो। मनान ने कैसे चुप होती है। मनान बड़ों की तरह माथे में हाथ रखकर कहता है, पापा आप उसके पापा हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वैसे आप डांट खाने के लिए तैयार हो जाएं। उमर ने मनान से पूछा, क्यों। क्योंकि ये आपके शोर की वजह से उठी है। बच्चों, ये मेरे नहीं बल्कि हम दोनों की वजह से उठी। पापा, मैं तो छोटा हूँ, आपको मुझे समझाना चाहिए था। पापा देखो तो चुप हो गई और अपनी छोटी छोटी आंखों को पूरा खोलकर हमारी बातें सुन रही है। पापा मुझसे प्यार कर रहे थे तो ये इसलिए रो रही थी कि आप इससे भी प्यार करें। मनान की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी थी। माशाल्लाह, उमर तो उसकी हंसी पर फिदा ही हो गया था। सो क्यूट मेरा बेबी, और आप अपने पापा की प्रिंसेस हो। उमर ने उसके गालों को जोर से चूमा, जिसकी वजह से फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। हद है उमर, आपको पता है वो कितनी छोटी है और आपके लाड ही नहीं खत्म हो रहे। कौन इतनी जोर से किस करता है। फातिमा को संभालने का मौका दिए बगैर उसने उसकी मुलायम गाल में अपने लब रख दिए। वैसे सब आप ही बताएं, मैंने जोर से किस की है क्या। फातिमा को मुंह खुले को खुला ही रह गया था। अच्छा 2 मिनट सुकून से बात कर सकते हैं। उसका हाथ थाम कर उसको बेड में बिठाया था। अपनी नन्ही सी जान को उसकी गोद से लेकर बेड में लेटाया। लगता है मेरी बेटी को उसकी मामा की तरह कुछ ज़्यादा ही नींद पसंद है, जो अब दोबारा से सोच चुकी थी। नरमी से उसके हाथों को थामा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, ये एक अहमकाना सवाल होगा। मनानो मेरी प्रिंसेस के साथ बहुत खुश हो। एक बार इतला ही दे देती। जो सपाट नज़रों से उमर के चेहरे को देख रही थी। अगर आपको याद हो तो आप रोज़ मनान से बात करते थे, कभी भी आपने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैं आपको क्यों बताती, लाहौर चली जाती। फातिमा के चेहरे में तंजन मुस्कुराहट आई। अपने रिश्ते का मजाक बनाने, जिसके आने की खबर उसके सगे बाप को भी नहीं थी, बाकी सबको खबर दे देती। मामा का हर खदशा सही साबित कर देती। अक्सर फ़ोन करके कहती थी कि उनका फैसला गलत है, जबकि मैं उनके हर बार मुतमिन कर देती। आपको याद है जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था तब भी उनके दिल को कुछ हुआ था। सॉरी, किस चीज़ के लिए। अगले पल जाने कैसी भी इख्तियाती हुई कि वो झुक कर उसके पेशानी चुम गया। फातिमा का सांस सीने में ही अटका। वो नजरें उठाकर उसे घूरने लगी। ऐसे मत घूरे, वो मेरे बेटे ने कहा था कि आप ऐसे मान जाती हैं। वो शरारती लहजे में बोला, पर आपके बेटे ने यह भी कहा था कि आप फ़ौरन गले लगा लेती हैं। उमर ने बाहें फैलाई थी। इससे पहले उमर और कुछ कहता, मनान अपने हाथों में डिश थाम कर आगे बढ़ा, बेड में रख दी। मामा जल्दी से नाश्ता कर लें, दवाई भी लेनी है। डिश में 3 ग्लास दूध के स्लाइस और बिस्किट थे। पापा आप भी नाश्ता कर लें। हाँ,
एंजल आज ढेर सारा तैयार हो गई क्योंकि आज आप अपने नाना नानू दादा दादू सब लोगों से मिलोगी। मामा मैं भी ब्लैक कलर की ड्रेसिंग करूंगा जैसे एंजल ने की है। अच्छा मनान 2 मिनट वेट करो, मैं उसे तैयार करने के बाद तुम्हें करती हूँ। ठीक है मामा। पापा को एंजल पापा को एंजल को दे कर आओ। पापा आप उसे पकड़े, मैं रेडी होकर आता हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। आपने अपने पापा को कितना मिस किया। अब पापा अपनी प्रिंसेस को कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे। एंजल की बातों की समझ आए या ना आए, हर बात में ऊ ई आ लाजमी कह रही थी। पापा देखो मैं रेडी होकर आ गया हूँ। पापा आप भी ये वाले कपड़े चेंज कर लें। मामा भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रही है। अच्छा तुम इसका ख्याल रखो, मैं आता हूँ। यार अपनी मामा को बुलाओ, कितना टाइम लगाना है। जी पापा मैं बुला कर लाता हूँ। मामा आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। मम्मा पापा आपको बुला रही हैं। फातिमा के कदम जैसे ही लॉन में पड़े वो अगला कदम उठाना भूल गए। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, दूधिया हाथों में, ब्लैक वॉश आंखों में, उभरते हुए जज्बात, नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उमर की नज़र भी उसी में आकर रुक सी गई थी। उसका सांस सीने में ही अटक गया, धड़कनें जैसे थम सी गई थी। जो ब्लैक कलर की फ्रॉक जो उसके पैरों को छू रहा था, बहुत ही नफीस तर्ज की गोल्डन कढ़ाई ने खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया था। लाइट सा मेकअप में दिल को भा रही थी। धीरे धीरे कदम उसकी जाने बढ़ाए। वैसे हैंडसम लग रहा हो। बालों में हाथ फेर शौकिया अंदाज में कहा, कहीं से भी 2 बच्चों का बाप नहीं लग रहा। फातिमा ने उसकी बात सुनकर घुरी से नवाजा तो अपने कदम आगे जाने बढ़ाए। मिसेज आपका खादिम आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। गाड़ी पोरच में आकर रुकी थी। फातिमा मनान आगे बढ़े, उमर की आवाज़ से रुके। चलो साथ चलते हैं। उसका हाथ नरमी से अपने हाथ की गिरफ्त में लिया था। अब वो मज़ीद अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर सकता था। इतवार का दिन होने की वजह से सब हॉल में टीवी और साथ गपशप कर रहे थे। सब उन्हें देखकर अपनी अपनी जगहों में जम गए थे। अस्सलाम वालेकुम कहकर आगे बढ़े। मनान फ़ौरन कायमदीन से मिला था। फातिमा सबसे पहले अपने मामा पापा के साथ आई, उनकी गोद में अपनी एंजल को दिया था। फिर खंदा बेगम नम आंखों से कभी अपनी लाडली बेटी को देखती, कभी अपनी गोद में मौजूद अपनी लाडली औलाद की जान को देख रही थी। दोनों को सीने से लगाया, माथे में बोसा दिया। सिकंदर साहब ने आगे बढ़कर अपनी नवासी को उठाया था जो बिल्कुल फातिमा की कॉपी लग रही थी। मेरे बेटे ने मुझे इस नन्हे से फरिश्ते की इत्तला क्यों नहीं दी थी, क्योंकि फातिमा को अपने पापा के चेहरे में ये वाली खुशी देखनी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम सबको हमेशा खुश रखे। हादी ने जल्दी से अपने पापा की गोद से इस नन्ही सी गुड़िया को पकड़ा था। मैं मामू बन गया हूँ यार, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। मेरी बहन है, मुझे वापस दो। मनान ने कहा, इतने दिन तुम ही उसके साथ है, अब भूल जाओ। ये तो ब्लैक ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। गंजा बोली, वैसे मेरा भी इस बच्चे से कोई रिश्ता है मैं भी मिल लूँ। सॉरी तयमी, ये ले। हादी ने उनकी गोद में दिया। मनान और हादी की नोकझोंक शुरू हो चुकी थी। फातिमा बेटा तुम्हें इधर आ जाना चाहिए था। मनान के साथ सब कैसे संभाला। मैंने और पापा ने मिलकर मामा का ढेर सारा ख्याल रखा था। निगत ने उसे गले लगाकर शिकवा किया। मामा उमर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कनक ने उस उमर को देखकर कहा। उमर के हलक में गुलटी उभरी थी। उसका नाम तो बता दो। रेहान ने उसे गोद में लेकर पूछा। अभी हमने उसका नाम नहीं रखा, वैसे भी दादा जान उसका नाम रखेंगे कि मेरे मनान की एंजल है। फातिमा ने कहा। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। ननी से जान कभी उसके पास तो कभी किसी के पास थी। बेटा तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, अपना ख्याल बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उमर अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अपना बिजनेस यहाँ ही सेट कर लो। साबिर साहब ने मशवरा दिया। जी पापा जैसा आप कहें। सब उमर को देख रहे थे। ये कब से इतना फवाबदार हो गया जिसकी ज़्यादा जनून उसका बिजनेस था, आज कितनी आसानी से मान गया है। सिर्फ ये उमर और फातिमा ही जानते थे कि उमर की ज़िद गुस्से ने क्या कुछ खो दिया। फातिमा जाओ जाकर रेस्ट कर लो, काफ़ी थकी हुई लग रही हो। जी मामा, वो कहकर अपने कमरे में चली गई थी। सब मनान और एंजल में गुम हो गए थे। निगत बेगम और फरखंदा बेगम खाने की तैयारियां करने चली गई थी। मनान दादा जान सिकंदर साबिर साहब के साथ लॉन में खेल रहा था। बाकी तीनों एंजल से खेल रहे थे। भाई आप तो ऐसे देख रही हो जैसे अभी पहली बार देख रहे हो। कंजा ने उमर के गोद से एंजल को उठाया था। भाई वैसे आप दोनों क्या एक दूसरे को मिले, बाकी दुनिया ही भूल गए। खून सफ़ेद कर दिया आपने फातिमा का, अपने ही रंग में रंग दिया है। उमर ही कब पैदा हुई। उमर का दिल किया कि चलो फिर पानी में डूबकर चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाए। रेहान भाई कि हमारी एनिवर्सरी के 1 महीने बाद। फातिमा जो फ्रेश होकर आई थी जवाब दिया। अमेजिंग भाई, आप हादी के कान खींचो, ये हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। कंजा ने उमर से शिकायत की थी। उमर के पास तो लफ्ज़ ही नहीं थे, वो किस मुँह से हादी को कुछ कहता। यार काम में मसरूफ था तो जहन से निकल गया। ये बेगम साहिबा मानी नहीं रही। उमर भाई आप ही क्यों तरीका बता दो। उमर को तो अभी खुद ही इस मरहले से गुजारना था, वो सिर्फ ये सोच सका। डाइनिंग टेबल में आज सोहा के सिवा सब मौजूद थे। बेटा सुबह जाकर सोहा को भी ले आना। जी मामा, ऑफिस से वापसी पर ले आऊँगा। उमर को लाहौर आए 1 हफ्ता हो गया था, मगर फातिमा से कोई भी बात नहीं हुई थी। चची जान को अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। 1 हफ्ते से उसे अपने पास ही सुला रही थी। उनका लाड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी बकाल बहुत कमज़ोर हो गई थी। मनान साहब अपनी दादी के पास। उमर अकेले कमरे की दीवारों को घूर रहा था। आज उससे शिद्दत से एहसास हुआ कि फातिमा कैसे उससे बात करने को तरस जाती थी और वो उससे बात भी नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तुम उमर को वापस ज़िंदगी की तरफ लाई हो। जोया के जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश और तन्हा हो गया था। उसकी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत के रंग भरने के लिए शुक्रिया।
फातिमा के हाथों को चूमा, बेटा नीचे आकर नाश्ता कर लो, 12 बज गए हैं। जी तय्यमी, खुशी ज़िंदगी मोहब्बत ही को इससे पूछे तो वो बताए कि उसने कितना हिज्जे गुजारा है, हर दर्द बर्दाश्त करके आज उसकी वजह से सब कुछ थे, मगर वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। उमर पलटा भी तो इस मोड़ पर जब उसकी मोहब्बत उसे अपनी तरफ नहीं खींच कर लाई, औलाद की मोहब्बत फातिमा तक लेकर आई थी। आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून रखने के लिए खैरा सांस हवा में खारिज किया। उमर कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही सारा बिजनेस वाइंड अप करके लाहौर रवाना हुआ। वो जल्द से जल्द लाहौर जाना चाहता था। उसे मालूम था कि अभी उसे अपनी बीवी को भी मनाना है। ये काम बहुत ही मुश्किल था, मगर वो उसकी हर बेरुखी तंज सब फेस करने के लिए तैयार था। गलती भी तो उसकी थी। रात के 1 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ। एक नस्वानी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया, जिसे इतने दिनों से उसने मिस किया था। वो बेड में ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए मजे से नींद पूरी कर रही थी। एक हाथ गाल के नीचे, दूसरा हाथ अपनी बेटी के ऊपर रखा हुआ था। आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया था। फ्रेश होकर बेड की दूसरी तरफ नींद दराज हो गया। अरहा कैसी है पापा की जान, गाल में किस किया। चुनीन में हल्का सा कसमसाई थी। बेटा इसका नाम जो भी रखूंगी इसकी तरह बहुत ही अच्छा होगा। दादाजान आप उसके नाम रखें, इसलिए हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। अगर सबकी यही मर्जी है तो इसका नाम आज से इरहा है। इरहा का मतलब अल्लाह का तोहफा। उमर के लब इस साख्ता मुस्कुराए, सच में मेरी जान तुम अल्लाह का अजीम तोहफा हो। एक हसीन सुबह का आगाज़। सूरज की शआएं उसके मुंह में पड़ी थी। आंखें मसल के नींद से बेदार हुई। उमर को देखकर दोबारा आंखें मसलना शुरू कर दी। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बालों को सीधा किया। बेड की क्राउन से टेक लगाकर उसके कदोखाल का जायजा ले रही थी। दुश्मन ने जाकर सुकून से देख लिया है तो मैं आंखें खोल लूँ। आप कब उठे जब आप मुझे इतने प्यार से देख रही थी? अपनी नज़रों का इलाज करवाए मैं अपनी बेटी को देख रही थी। दुश्मन ने जाए इतना जुल्म तो ना करें कि मासूम से शौहर पर मासूम और आप वैसे वापसी क्यों मुड़े? आज भी मैं वही फातिमा हूँ जिसकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं करता था। क्या हो, अपनी बेटी के नसीब से डर लग रहा है इसलिए आप बदले? वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। उमर के चेहरे में उदासी छा गई, फिर खुद से वादा किया कि मैं तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को मुकम्मल करूँगा। कंजा के मशवरे के मुताबिक आज उमर ने अपने वापस आने की खुशी में ट्रीट देनी थी। शाम को रेडी होने आई, खुद अच्छी तरह से तैयार होकर अपनी राह को रेडी करने लग गई थी। आज मेरी प्रिंसेस पहली दफ़ा बाहर की दुनिया की सैर करेगी। वो भी खिलखिलाकर उसकी हर बात का रिस्पॉन्स दे रही थी। नीचे की तरफ बड़ी सामने का मंजर देखकर अपने कदमों में खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। इरहा को मजबूती से थामा। एक नस्वानी वजूद उमर के गले लगी हुई थी। जीन्स टॉप और ढेरों मेकअप पर लथपथ थी। फातिमा को ज़्यादा वक्त नहीं लगा उसे पहचानने में। काफ़ी मुशाबह में उसकी जोया से मिलती थी। ये इसकी बहन है तो उमर से ऐसे क्यों मिल रही है? वो सिर्फ ये सोच सकी। उमर के मुकाबले आकर बैठ गई। कैसे उमर, इतने अरसे में रब्ता ही नहीं किया? 7 महीने पहले बात हुई थी। आंटी आपने उमर की अभी तक शादी क्यों नहीं किया? इससे पहले हाथी गुस्से में कुछ बोलता। फातिमा जिसके पास बैठी हुई थी चुप चुप रहने का इशारा कर दिया। नताशा बेटा आप चाय या कॉफ़ी लेंगी? निगत बेगम ने पूछा। श्योर आंटी, कॉफ़ी। उमर पिछले 5 महीनों से मैं तुम्हारे ऑफिस के इतनी बार चक्कर लगा चुकी हूँ। उन्होंने बताया था कि तुम जर्मनी गए हुए हो। मैंने तुम्हारी फैमिली का पूछा तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने कहा कि सर ने अभी तक शादी नहीं किया। 1 महीने पहले ही वापस आए हो। ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। जोया की प्रॉपर्टी पापा ने मनान के नाम कर दी है। वही देने आई थी। मैं 1 महीने से मरी गई थी इसलिए तुमसे रब्ता ना कर सकी। सुबह मेरी फ़्लाइट है तो इसलिए मनान की अमानत उसको देने आई हूँ। वैसे मनान कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बेटा वो रेहान के साथ बाहर गया है। ये लो नाम आ गया है, ये लो मनान आ गया है। निगत बेगम ने कहा। उमर अगर तुम इजाज़त दो तो कुछ टाइम के लिए मनान को अपने साथ बाहर ले जाऊँ? हाँ श्योर। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि मनान को क्यों किसी के साथ बाहर भेजने पर उसका क्या फ़ायदा। उमर ने तो एक पल में उससे सारे ही हक छीन लिए थे। दिल पर पत्थर रखकर मनान को जाते हुए देख रही थी। नताशा के जाने के बाद हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। साबिर साहब का सर झुका हुआ था। कहानी का ये रुख सबके लिए तकलीफ देता, हकीकत उसके बरक्स थी। उमर मेरी बहन का तारुफ तुम्हारे लिए इतनी शर्म का बाइस था कि तुमने अपने रिश्ते को खुफिया रखा। आज भी नताशा के सामने तुमने इस रिश्ते का इजहार नहीं किया। क्या मिला मेरी बहन को इतने साल तुमसे मोहब्बत करके? हाथी गुस्से से धाड़ा। कॉलर पकड़ कर उसे झंझोड़ा। तुमने उसे लावारिस समझा हुआ है। उसका बाप, भाई और माँ जिंदा है। हाथी से छोड़ो। फातिमा की आवाज़ पर से अपने हाथ पीछे हटाए थे। फातिमा तुम उमर के साथ खुश थी या नहीं? फरखंदा बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। फातिमा तुम्हें चुप रहने को नहीं कहा। आगे ये सब तुम्हारी ही चुप्पी का नतीजा है। आंखों से आंसू बेमोल हो गए थे। जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई थी। उसके आंसू ने वहाँ मौजूद सबको बहुत कुछ बावे करवा दिया। उमर तुम्हें इरहा की पैदाइश का पता था या नहीं? निगत बेगम मुखातिब हुई। उमर सबके सामने यूँ पेश था जैसे को मुजरिम। नहीं मामा, जिस दिन इरहा को लेकर आए थे उस रात को पता चला था। उस रात में जर्मनी से वापस आया था। उमर तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या क्या किया है? वो इतनी तकलीफ में थी, मजीद कोई सवाल पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सबके सामने उनके रिश्ते की सच्चाई आ गई थी। फरखंदा बेगम की आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। सब बड़े अपने अपने कमरे में चले गए। कंजा भी हाथी के साथ आगे बढ़ने लगी। जब हाथी की आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। कंजा मेहरबानी करके आज कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहन का गम मना लूँ और तुम अपने भाई की खुशी में शरीक हो। पूछ लेना कि अब तीसरी शादी कब करनी है।
क्योंकि मेरी बहन तो शायद इस काबिल भी नहीं कि दुनिया वालों के सामने तारुफ करवा सके। तलख लहजे में कहा कहकर चला गया, उमर क्यों तुम हमेशा अपनी हरकतों की वजह से सबको नाराज़ करता है। अब तो बच्चा नहीं है, 2 बच्चों का बाप बन गया है, क्यों इस मासूम को इतने दुख देता है। भाई मुझे पहले लगता था मैं जोया को भूल कर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस दौरान मुझसे कुछ ज़्यादतियाँ हो गई। मैं से 2 दफ़ा उस पर हाथ भी उठाया। भाई सच में अपनी गलती मानता हूँ, मैं ऐसे मनाने ही वाला था, ये सब हो गया। तुम्हें पता है वो पागल तुम्हें पता नहीं कितने सालों से चाहती है। घर में मामा बातों से बातों में इतनी दफ़ा इशारा कर चुकी है। जिस तरह हादी और कंजा का रिश्ता फाइनल था, इस तरह मामा और चची के सामने तुम्हारा रिश्ता भी फाइनल था, मगर तुम जोया से शादी करके आ गए। तुम्हारी खुशी की खातिर सबने जोया को दिल से कबूल किया। चची ने कभी तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की। वो लंदन भी सिर्फ इस वजह से ही गई थी। वो लड़की जो अगर ट्रिप में चली भी जाए तो आधी रात को घर आने की जिद करती थी और घर आकर ही दम लेती थी। तुम्हारी वजह से पूरे 6 साल अपने घर वालों से दूर रही, कितनी अजियत में होगी। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहना था वो यहाँ रहकर ही मर जाएगी, इसलिए शादी से पहले ही वो चली गई। रेहान ये कहकर चला गया था। माजी एक 15 साल का बच्चा अपनी सालगिरह वाले दिन हर चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। हॉल में सब मौजूद थे सिवाय उसकी माँ के। वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। उसकी माँ उसके फंक्शन में ना आई। वो घर आकर गुस्से में किसी के कमरे में जाता है तो जो बुखार से टपी हुई होश की दुनिया से बेगाना थी। खींचकर उसे कमरे से बाहर लाकर सीढ़ियाँ उतार रहा था। तवाज़ुन खराब होने की वजह से वो जो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक दिल दहला देने वाली चीख चीख की आवाज़ सुनकर फरखंदा बेगम दौड़ी हुई आई थी। अपनी बेटी का सर गोद में रखकर फातिमा खून से लथपथ थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। आईसीयू में एडमिट किया। गिरने की वजह से सर पर गहरी चोटें लगी थी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहकर चले गए। 2 हफ्तों बाद फातिमा घर आ गई। हॉल का मंजर कुछ यूँ था। कायमदीन उमर से सवाल जवाब पूछ रहे थे कि उसने फातिमा को क्यों धक्का दिया, क्योंकि उसकी वजह से मेरी अम्मी मेरी खुशी में शामिल ना हो सकी, इसलिए। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। वो थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि निगहत बेगम ने मारा था। उमर की मगरूर तबीयत को मद्देनजर रखते हुए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया ताकि उसकी शख्सियत में ठहराव पैदा हो जाए, मगर उनका फैसला गलत साबित हुआ। उस दिन के बाद नफरत बदगुमानी का पौधा ऐसा परवान चढ़ा जो न चाह कर भी खत्म ना हो सका। 2 बजे के करीब हादी फातिमा के कमरे में दाखिल हुआ। वो बुखार में तप रही थी। होश में लाने की कोशिश की मगर बेकार। गोद में उठाकर बाहर आया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे उसे होश आया सुख का सांस लिया। 5 बजे के करीब सिकंदर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह के फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हादी अब उसकी तबीयत कैसी है? पापा होश तो आ गया मगर वीकनेस काफ़ी हुई है, तो उसे 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में ही रोकने का कहा है ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। बेटा अब तुम घर चले जाओ, फ्रेश होकर आ जाना, साथ इरहा को भी लेकर आना। वो छोटी है तो उसके बगैर कैसे रहोगे? उमर अभी फातिमा की ही सोचों में गुम था कि वो कब से उससे मोहब्बत करती है। इस बात से मैं कैसे अनजान था। फ़ोन की ट्यून से सोचों का तसलसल टूटा। उसे तो मनान भूल ही गया था। नताशा का फ़ोन जल्दी से रिसीव किया। फ़ोन सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। चाबी उठाकर बाहर की जाने बढ़ा। नताशा अगर तुम्हें इसका ख्याल नहीं रखना था तो क्यों इसको अपने साथ लाई? उमर सॉरी, वो मैं फ़ोन सुनने लग गई थी। पता नहीं कैसे मनान सीढ़ियों से गिर गया। तुम्हें पता है आज तक फातिमा के होते हुए उसे एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि वो उसकी माँ है और तुम खाला का रिश्ता भी नहीं निभा भाई, और तुमने 2 घंटे में उसकी क्या हालत कर दी। सॉरी उमर, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं अपने होश को बैठूं। वो डॉक्टर कह रहे हैं मैंने तुम्हें कुछ नहीं पूछा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डॉक्टर के मुताबिक ज़ख्म ज़्यादा गहरा है इसलिए स्टिचिंग लगाते हैं गे, कुछ देर में होश आ जाएगा। मनान को देखने आगे बढ़ा। 2 घंटे में उसका सारा चेहरा मुरझा गया था। कपड़ों में खून के निशानात थे। नन्हे नन्हे हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। उमर को यूँ लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। जल्दी से कमरे से बाहर आ गया, मगर इसे क्या पता था एक और दर्द उसका मुकद्दर है। हादी फातिमा को लेकर अभी हॉस्पिटल पहुंचा था। हादी फातिमा को क्या हुआ है? फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिए हुए दर्द ही बर्दाश्त करिए, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। अब उसका भाई मौजूद है। फातिमा को एडमिट करने के बाद हादी उमर की तरफ मुतवज्जा हुआ। बाय द वे तुम इस पर क्या क्या कर रहे हो? उमर तुम ठीक हो? हादी मनान भी अस्पताल एडमिट है। उमर ने उसे सारी बात बताई। फातिमा को एक नज़र देखकर मनान के रूम में वो दोनों आए थे। उमर से जितने भी इख्तलाफात थे वो सारे एक तरफ, मगर मनान पर तो उसकी जान बसती थी। मनान को पहली दफ़ा इस हालत में देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मनान, या तुम हमेशा मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो। उसकी आंखों को जुम्मन आंखों में सिर्फ मस्ती ही अच्छी लगती है, हादी ने कहा। उमर को तलाश देना ना भूला था। हादी की तबीयत का फातिमा को ना बताया, उसकी तबीयत मजीद ख़राब हो जाएगी। हादी हाँ कहकर चला गया। फातिमा डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। उसे इस बात की बड़ी हैरानी हुई थी कि मनान उससे क्यों नहीं मिलने आया था। वो तो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। रात के 11 बजे हिम्मत करके दुश्मन ने जाके कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलकर अंदर बढ़ी। अंदर दाखिल होते उसकी आंखें नम हो गई। मनान के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा जर्द जैसे सदियों का बीमार हो। उमर बेड के साथ कुर्सी में बैठा बैठा ही सो गया था। उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अपने कमरे में जाकर इरहा को कमरे में लेकर आई। बेबी कॉट में डाला जो पुरसुकून सी नींद सो रही थी। खुद बेड में आकर मनान के माथे को चूमा। हल्का सा बुखार अभी भी था। कोनियों के बल बैठकर मनान के चेहरे के हर ने कुछ को चूमा। वो भी माँ का लम्स मिलते पुरसुकून सा हो गया। न जाने कौन से पैर उसकी आंख खुली थी। आंख खुलते ही उसकी नज़र सामने वजूद की तरफ पड़ी। वो गहरी नींद में बाल उड़कर चेहरे को छू रहे थे। एक रात सी कैफियत में आगे बढ़कर चेहरे को उसकी जुल्फों से आज़ाद कर दिया। उसे बाहों में लेकर सो गया। दवाइयों के ज़रिए से उस उमर की हरकत का ना पता चला।
बेटा इरहा तुम्हारे पास क्या कर रही है? उमर जो भी हॉल में आया था निगत बेगम उससे मुखातिब हुई। मामा बेटी है मेरी तो मेरे ही पास होगी ना। ओ आ गया तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल। उसकी माँ को दर्द देते हुए शर्म नहीं आई। मम्मा आप नाराज तो ना हो, पक्का वादा आपकी बहू को मना लूंगा। बहू नहीं बेटी है वो मेरी। वैसे मामा थोड़ा सा सासों वाला रूप तो रखें अपनी बहू पर। उसकी ज़रूरत मेरे बेटे ने पूरी कर दी। मामा मान जाए ना, देखिए मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी बेटी के सामने तो मत डांटे। मेरी बेटी जब मान जाएगी तो तब मैं भी मान जाऊंगी। मामा गलत करें आप, फातिमा की वजह से आप मुझसे नाराज हो रही हैं। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। सबके सामने अपने माँ बाप का सर झुका दिया। कितना मान था मुझे अपनी परवरिश पर। फातिमा से उम्मीद नहीं थी कि वो अपने रिश्ते का इस तरह पर्दा रखेगी और मनान की परवरिश भी इतनी अच्छी की है कि उसने भी तुम्हारी गैर मौजूदगी का ना बताया। सॉरी मामा, वैसे आपकी बहू इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है, मैं मना लूंगा। नाश्ते की टेबल में उसने सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी। सबको एहसास था कि उमर अपनी गलती दिल से तस्लीम कर चुका है, तो सबने उसे माफ़ कर दिया। 10 बजे के करीब उमर कमरे में दाखिल हुआ। फातिमा के पास बेड में बैठ गया। जाने दुश्मन उठ भी जाएं, काफ़ी टाइम हो गया है। फातिमा ने आंखें खोली। मनान की चोट पूछने में उमर ने सारी बात बताई। एक बात कान खोलकर सुन लो उमर, अपनी नताशा के साथ जाओ, जहाँ मर्जी घूमो, आइंदा मेरी औलाद को उसके साथ मत भेजना। उसकी हालत देखो, एक बार बता तो देते। इस वक्त मनान को मेरी ज़रूरत थी। उमर ने ज़रा सा झुका उसके कान में सरगोशी की। पहले दुश्मन जा अपना जुमला ठीक करो। मेरी नताशा नहीं, मेरी फातिमा। जितनी मनान को तुम्हारी ज़रूरत है इतनी मनान के पापा को भी। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें मिली। अकीदत से इसके माथे को चूमकर चला गया। अजीब इंसान है, मेरी समझ से बाहर। फातिमा और कंजर की शादी को 3 साल हो गए थे। लॉन में सब मौजूद थे। निम्रा आपी भी इतने सालों बाद वापस लौटी थी। हादी को अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया था जो अब 1 साल का था। एक तरफ बड़े अपनी बातों में मसरूफ थे, दूसरी तरफ बच्चा पार्टी अपनी धुन में मगन थी। मनान जो साइकिल चला रहा था अचानक जैनब के सामने आने की वजह से साइकिल रोकी, वरना वो गिर जाती। मनान साइकिल को फेंककर जैनब की तरफ बढ़ा। जैनब निम्रा आपी की बेटी थी, मनान से कुछ महीने छोटी थी। गुस्से और फिक्र वाले तासुर लेकर बोला था, गलती तुम्हारी ही थी, तुम जानकर आगे आई। अपनी उंगली के फोड़ने से उसके आंसू साफ किए ले जा। बिल्कुल उमर की तरह मगरूर सा था। उमर भाई आपने मुझे जानबूझकर साइकिल मारी है। फातिमा क्या तुम अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता? देख कर चलते हैं, अब रोना बंद करो वरना दोबारा साइकिल मारूंगा। अगर तुम अंदर रोती हुई गई और तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी तो तुम देखना ही चॉकलेट खा लो, मगर अपने आंसू बंद करो। एक गलती तुम करो और डांट मैं खाऊं। लगता है यहाँ से उनकी कहानी का आगाज होना है। उमर की आवाज़ में उसकी जानिब देखा जो ग्रिल को टेक लगाकर खड़ा हुआ था। थैंक्स मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। पापा अली भाई मुझे खिलौने नहीं दे रहे। पापा जल्दी आओ पापा। इरहा बोली। मनान अपनी माँ का लाडला, इरहा अपने बाप की लाडली। फातिमा से भी भरकर अपनी माँ को इग्नोर करने का हुनर आता था। उमर उसके एक ही आंसू में पिघल जाता, उसका फ़ायदा अभी से वो खूब उठाती। उमर ने इरहा की आवाज़ सुनकर नीचे देखा जहाँ वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर बाप को पुकार रही थी। दुश्मन जहाँ मैं अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर आता हूँ। रहने दें उमर, कहीं आपकी औलाद किसी और को ही ना पसंद कर ले। कुछ लोग इंतज़ार की सूली पर लटकते रहते हैं। वैसे मेरी किस अदा पर आप फिदा हुई थी? पापा मैं आपको कब से बुला रही हूँ जाइम उमर, वरना आपको अपनी लाडली को मनाना बहुत महंगा पड़ेगा। माजी फातिमा जो सिंघार में इससे बैठ के जाने बढ़ रही थी, उमर ने उसका हाथ थाम कर सोफे पर बिठाया, खुद घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से तुमसे माफ़ी मांगूं। 2 महीने से मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो इसके सामने हाथ जोड़ रहा था। बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आए हो। मुझे पता है मैंने तुम्हारी बहुत दिल आज़ारी की है। अपनी ज़िद्द ना परस्ती में सब खो देता हूँ। प्लीज़ एक मौका दे दो उमर, आप हमेशा मेरा भरोसा तोड़ देते हैं। जब मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा उसी पर आप सब ख़त्म कर देते हैं। उमर ने उसका पाँव अपने घुटनों पर रखा था। पैंट की पॉकेट से पाजेब निकाल कर उसके पाँव में पहनाई। फातिमा उमर की आवाज़ में उसकी जानिब देखा जिन आंखों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तुम्हें पाजेब का बहुत शौक है। अब तुम कभी भी इसको नहीं उतारोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदगी का हर एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। वो खोए हुए अंदाज में बोल रहा था। नरमी से उसके हाथों को चूमकर उसे अपने सीने से लगाया। उमर आप रोए तो मत। उसके रोने से उसके दिल में कुछ हुआ। खुद उसके आंसू साफ किए। मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? जी आई लव यू फातिमा। अपना हिसार और तंग कर लिया था। वैसे फातिमा तुम कुछ नहीं बोलोगी? नहीं। चलें ठीक है, इतने साल आपने मुझसे मोहब्बत की, मेरी बारी। वैसे किस अदा में आपके दिल में जगह बनाई? उमर आपकी फजूल बातों को मेरे पास कोई जवाब नहीं। दूर खड़ी किस्मत उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। कुछ साल बाद खुदा हाफिज जाने दुश्मन। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा। रात के डिनर में मुलाकात होती है। पापा आज आप डिसाइड कर लें कि आपकी जान है या दुश्मन, क्योंकि ये दोनों बातें हम दोनों की समझ में नहीं आती। मनान और इरहा बोले। बेशरम औलाद, बाप की बातें सुन रहे हो? नो बाबा, सब हमने जाने दुश्मन सुना है। मनान बोला। ब्रो मुझे पता है जब मामा मुझे डांटती नहीं है तो पापा की जान बन जाती है, और जब इरहा को मामा डांटती हैं तो पापा की दुश्मन। देखा ब्रो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? दोनों जल्दी से पुरुष में आ गए थे। मेरी लाडली बहन, मत मामा को तंग किया करो। बड़ा आया मम्मा का चमचा और तुम पापा की चमची प्लेट कांटा।
ब्रो हमारे इकलौते चार्मिंग हैंडसम लविंग केयरिंग मामू कहाँ गायब हैं? नज़र ही नहीं आते आजकल। बेफिक्र रहो, तुम्हारे पीछे ही खड़ी हैं। वैसे आपको पता है जिसका नाम लो और वो आपकी तरह हाजिर हो जाए तो हमारी ज़ुबान में उसे शैतान कहते हैं। मैंने हादी को देखकर आंख मंगी थी। हिम्मत है मेरी बहन की कि तुम दोनों मुँहों को छलती है। तंग करके तुम दोनों ने आधा कर दिया है। भाई मामू की नज़रों का चेकअप करवाएं। अभी मेरी ही गुस्ताख आंखें मामा को सही सलामत देखकर आ रही हैं। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, इससे पहले हमारे बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाए। आई लव यू उमर की जान। वैसे इरहा बिल्कुल तुम पर गई है। अब अंदाज़ा होता होगा कि तुम चच्ची को कितना तंग किया था। मनान के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? उमर माथे पर बोसा देकर बाहर की जाने पड़ा था। शुक्र है हमारे मम्मा पापा का रोमांस खत्म हुआ, वरना मुझे लगता था कि आज भी हम लेट हो जाएंगे। उमर पता नहीं तेरी औलाद किस पर गई है। हादी मामू आपको नहीं पता कि इरहा अपनी मामा पर और मिनान अपने पापा पर। इरहा बोली इसलिए तो हमारी मुखालिफ पार्टी से बनती है। आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी। सेम चार्जेस के एक दूसरे को भरे दिखेलते हैं, जबकि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही हाल हमारे रिश्ते का है। क्यों डैड, मैंने सच बोला? खुदा हाफिज़ दुश्मन जान, इरहा ने ऊंची आवाज़ में बोला। चाचू उमर अपनी बेटी को समझा लें। स्कूल में अपना लंच करने के बाद आधा मेरा भी कर लेती है। अली भाई, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? आपकी बहन ही हूँ और चाचू ही मेरे दोस्तों के सामने मुझे मेंढक बोलती है। पापा सच ही तो बोलती हूँ। वैसे सच कड़वा होता है और मैं मासूम सी जान अपनी जान हथेली में लेकर सच बोलती हूँ। पापा जल्दी करें, इससे पहले इरहा और अली की जंग शुरू हो जाए। ताया वो अपने बेटे को संभाल कर रखा करें, ऐसा ना हो मेरे हाथों ज़ाया हो जाए। वैसे ब्रो, अगर टीचर लेट आने की वजह पूछे तो आप बता देना कि मेरे पापा को अपनी मिसेस के बगैर एक पल भी गुजारा नहीं होता, तो इसीलिए मैं लेट हो गया। पापा मैं आपके साथ आगे वाली सीट पर बैठूंगी। इरहा बोली थी। पापा ये गलत है, आप मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। मना ने उमर से शिकायत की। पापा की जान, पापा आपसे भी इतनी ही मोहब्बत करते हैं। पूरे रास्ते दोनों ने उमर का सर खाया था। इरहा क्यों अपनी माँ के लाडले से लड़ रही हो? पता चला आज बाप बेटी पर घर के दरवाजे बंद हो जाए। नो पापा, मेरी मॉम इतनी भी जालिम नहीं है। जितना इरहा आपसे मोहब्बत करती है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मॉम से करती है। पर क्या करूँ, उन्हें तंग करने का मज़ा बहुत आता है। अगर मामा तुम्हारे मुँह से बात सुने तो कसम से बेहोश हो जाए। मैदान ने कहा था, इसलिए तो अपनी मोहब्बत का कभी इजहार नहीं किया, वरना हमें दूसरी मामा ढूंढनी पड़ेगी और हमारे पापा को कोई उनकी मिसेस की तरह संभाल नहीं सकता। यस पापा। जी पापा की जान। गाड़ी में तीनों का कहका गूंजा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब स्कूल से घर वापस आ गए। आई लव यू मम्मा। इरहा बोली। मम्मा ये आपको मक्खन लगा रही है। कल उसने आपके पास पाजिब देखी थी तो उसका इसमें दिल आ गया। मनान भाई, इंसान कभी चुप ही रह जाता है। इन दोनों की नोक झोंक ने फातिमा और उमर के रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। ख़त्म शुद। सो नॉवल जो है एंड हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मैं कोई बात नहीं करी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।